जैसे ही सरकारी तौर पर इजाज़त मिली, वैसे ही वो लोग बाबा साहब के इदारे तक पहुंच गए। वो कई गाड़ियों में आए थे। उनमें सबसे ज़्यादा अहमियत इसराइली सफ़ीर की थी, जो पेरिस में मुकीम था। उसके साथ इसराइल के चंद अहम अफसरान भी थे। एक गाड़ी में असफंदयार शीबा के मामू और नाना के साथ आया था। जनाब शेख अल फारस ने उन सबको एक बड़े से हॉल में बिठाया, जहां मुज़ाकरात होने वाले थे। वहां सबसे पहले शीबा की मामा मोरिया को पेश किया गया। जब वो उस हॉल में दाखिल हुई तो उसकी निगाहों के सामने उसका बाप मर्चेंट मामून था और भाई हर्जल मामून भी था। लेकिन उनके दरमियान असफंदियार को देखकर वो तेजी से चलती हुई आई। फिर उसके सामने घुटने टेक कर सर झुका दिया, उसके हाथों को बोसा दिया। असफंदियार ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी मैं तुमसे ही शर्मिंदा हूं। मैं यहाँ अपनी नदामत से मुतल्लिक तफसील से बात नहीं करना चाहता। फिर भी इस मौजू पर गुफ्तगू होगी। फिलहाल इतना समझ लो कि मैंने जो कुछ किया अपने मुल्क और अपनी कौम की भलाई के लिए किया। मामा ने सर झुकाकर कहा, मैं मानती हूँ, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। मेरे दिल में आपके लिए पहली जैसी अकीदत है। असफंदियार ने पूछा, तुम्हारी बेटी शीबा कहाँ है? जनाब शेख अल फारस ने कहा, मोहतरम शीबा यहाँ आएगी, मगर पहले हम इन मामलात पर गुफ्तगू कर लें। असफंदियार ने कहा, जब माँ आई है तो बेटी के पहले आ जाने में क्या हर्ज है? जनाब शेख ने कहा, ये अपने अपने मामलात हैं। शीबा की माँ अपने दिल से मजबूर होकर आपके सामने घुटने टेकने हाजिर हो गई। शीबा भी दिल से मजबूर होगी तो चली आएगी, या फिर हमारे मज़ाकरात के दौरान उसकी ज़रूरत पेश आई तो यहाँ उसे पेश कर दिया जाएगा। उस हॉल में दूर दूर तक दायरे की सूरत में कुर्सियां थीं। उन कुर्सियों के आगे छोटे छोटे डेस्क थे। हर डेस्क पर एक एक माइक्रोफोन रखा हुआ था, ताकि कोई भी दूर से बोले तो आवाज़ साफ तौर पर सुनाई दे। वह सब अपनी जगह बैठ गए। वहां फ्रांसीसी हुकूमत के भी चंद अहम अफसरान मौजूद थे। सबसे पहले असफंदियार ने माइक्रोफोन अपने सामने रखते हुए कहा, मामा मोरिया और उसकी बेटी शीबा मदाम कौमियत के लिहाज से इसराइली हैं। दोनों इसराइली सरजमीन में पैदा हुई, वहीं पली बड़ी, तालीम हासिल की। मामा मोरिया अपनी तमाम उम्र वहां गुजार चुकी हैं। शीबा वहां जवान हुई है। उन दोनों को अपने मुल्क और कौम के काम आना चाहिए, इसलिए हम माँ बेटी का मुतालबा करने आए हैं। जनाब शेख अल फारस ने माइक के सामने जरा झुककर कहा, मुझे आपके मुतालबे पर एतराज़ नहीं। दुनिया के हर शख्स को अपने मुल्क में रहने का हक हासिल है। वह जब चाहे जा सकता है और वहां अपनी तमाम जिंदगी गुजार सकता है। हम मामा मोरिया और शीबा मदाम को जबरन यहाँ नहीं लाए। ये अपनी मर्जी से आई हैं और अपनी मर्जी से जा सकती हैं। इनके जाने पर हमें हरगिज़ एतराज़ नहीं होगा। मामा मोरिया ने अपने माइक्रोफोन के बटन को ऑन करते हुए कहा, मैं जनाब शेख अल फारस को और इस इदारे के तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करती हूँ। इन्होंने यहाँ मुझे आराम से रखा। मुझे पनाह की ज़रूरत थी, इन्होंने पनाह दी। अब मैं अपनी मर्जी से अपनी खुशी से मोहतरम असफंदियार के साथ जाना चाहती हूँ। इसराइली हाई कमांड के आला अफसर यानी शीबा के मामू हर्जल मामून ने कहा, मेरी बहन ने अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया है। अब शीबा को बुलाया जाए ताकि हम उसकी मर्जी मालूम कर सकें। जनाब शेख अल फारस ने कहा, शीबा को हाजिर होने के लिए कहा जाए। वो उस हॉल से मुंसलिक एक दूसरे कमरे में बैठी तमाम बातें सुन रही थी। मेरे कहने पर उठकर खड़ी होगी। मैंने कहा, फिक्र न करो, जहां तुम कमज़ोर पड़ोगी वहां मैं पूरी तरह तुम्हारे दिमाग पर काबिज हो जाऊंगा। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए बड़े से हॉल के दरवाजे पर पहुंची। उसका सर झुका हुआ था। वो चंद कदम आगे बढ़कर हॉल में दाखिल हुई। फिर सर उठाकर सबसे पहले हर्जल मामून को देखा। हर्जल मामून ने अपनी जगह से उठकर दोनों बाजू फैला दिए। वह दौड़ती हुई आकर अपने मामू के सीने से लग गई और एक बच्ची की तरह रोने लगी। मर्चेंट मामून भी अपनी जगह से उठ गया। वो अपने मामू से अलग होकर अपने नाना के पास दौड़ती हुई चली गई। फिर उसके भी सीने से लगकर रोने लगी। ये बड़ा ही दिलगुदाज मंजर था। बिछड़े हुए रिश्ते आपस में मिल रहे थे। मैंने उन्हें मिलने का मौका दिया। उनके रास्ते में टेलीपैथी की रुकावट पैदा नहीं की। मैं चुपचाप तमाशा देखता रहा। असफंदियार खुशी से खिल रहा था। उसकी मुस्कुराहट बता रही थी कि वो अपने मकसद में कामयाब हो रहा है। बिछड़े हुए रिश्तेदार अपनी अपनी तरफ शीबा को खींच रहे थे। मोहब्बत की और खून के रिश्तों की कशिश ऐसी ही होती है। चाहे जितने अरसे भी दूर रखा जाए, एक न एक दिन इसी तरह खिंचे चले जाते हैं। जहां उनकी मिट्टी, उनका खून, उनकी तहजीब और उनकी कौम उन्हें पुकारती है। हर्जल मामून ने शीबा के सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी तुम्हारे मोहतरम असफंदियार सामने खड़े हैं, जाओ उनके आगे सर झुकाओ, उनके हाथों को बोसा दो। शीबा रोते रोते एकदम से चौंक गई। अपने नाना से अलग होकर आंसू पहुंचते हुए जरा पीछे हट गई। फिर असफंदियार को देखते हुए बोली, मैं अपने मजहबी पेशवा की इज्जत करती हूँ, एहतराम करती हूँ, मगर मिस्टर असफंदियार को मोहतरम तस्लीम करने से इनकार करती हूँ। ये बात तमाम यहूदी मेहमानों के लिए धमाका साबित हुई। वह सब बेख्तियार अपनी अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए। एक ने कहा, शीबा तुम गुस्ताखी कर रही हो, अभी हमारे सामने मोहतरम से मुआफ़ी मांगो। वो एक कदम और पीछे हटकर बोली, अपने बाप के कातिल से मुआफ़ी मांगना तो दूर की बात है, मैं बात करना भी गवारा नहीं करती। हर्जल मामून ने चौंक कर पूछा, बेटी ये क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ, मिस्टर असफंदियार ने मेरी माँ को कत्ल करने की साजिश की। एक किराए के कातिल की खिदमत हासिल की थी, मगर कातिल का निशाना चूक गया। जो गोली मेरी माँ को लगने वाली थी वो मेरे बाप को लगी। अगर आप कहते हैं कि ये मोहतरम है तो मैं आपके सामने इनसे सवाल करती हूँ, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? असफंदियार ने झिझकते हुए मोरिया की तरफ देखा। मामा मोरिया ने जल्दी से बेटी की तरफ बढ़ते हुए कहा, ये हमारे घर के झगड़े हैं, हम घर में निपटा लेंगे, ऐसी बातें यहाँ मुनासिब नहीं।
मामा ने करीब आकर बेटी का हाथ पकड़ा। बेटी ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मैंने मिस्टर असफंदियार से सवाल किया, आप बीच में ना बोलें। असफंदियार ने गला साफ करते हुए कहा, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। अपने मुल्क और कौम के लिए जान भी देना पड़ी तो दरेग नहीं करूंगा। पिछले दिनों मुझे इस बात का इल्म हुआ कि फरहाद अली तैमूर मामा मोरिया के दिमाग में पहुंच गया और उसके जरिए शीबा को नुकसान पहुंचाना चाहता है। शीबा हमारे मुल्क के लिए कितनी अहम है ये मैं अपने आला हुकाम को बता चुका हूं और इस इदारे के तमाम अहम अफराद भी जानते हैं। टेलीपैथी एक ऐसा हथियार है जिसके सामने तमाम जदीद तरीन हथियार बेकार हो जाते हैं। मैं शीबा को हर हाल में फरहाद से दूर रखना चाहता था, उसे छुपा कर रखना चाहता था। जब मुझे शुबा हुआ तो मैंने यही मुनासिब समझा कि मामा मोरिया को रास्ते से हटा दिया जाए। जब मामा का दिमाग ही मुर्दा हो जाएगा तो फरहाद उस दिमाग को शीबा तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। एक फ्रांसीसी अफसर ने पूछा, मिस्टर असफंदियार, क्या आप इस बात का एतराफ़ करते हैं कि आपने मामा को कत्ल करने की साजिश की, लेकिन उनकी जगह उनके शौहर कत्ल हो गए? असफंदियार ने कहा, यह जो कुछ हुआ हमारे मुल्क में हुआ और ये हमारे अपने मामलात हैं। गोया आप साजिशी और कातिल होने का एतराफ़ कर रहे हैं। इसराइली सफ़ीर ने कहा, आप हमारे मोहतरम को साजिशी और कातिल नहीं कह सकते। फ्रांसीसी अफसर ने कहा, आप ये ना भूलें कि इस वक्त फ्रांस की सरजमीन पर हैं। यहाँ एक कातिल अपने जुर्म का एतराफ़ कर रहा है। अगर शीबा और उसकी मामा ने इस कातिल से महफूज रहने के लिए हमारे मुल्क में पनाह लिया है तो हम इन्हें ज़रूर पनाह देंगे। शीबा की मामा ने कहा, मुझे ये पनाह मंजूर नहीं है, मैं अपने मुल्क वापस जाऊंगी। फ्रांसीसी अफसर ने कहा, आप अपनी मर्जी से जा सकते हैं, लेकिन मिस शीबा की क्या मर्जी है? कहाँ तो शीबा असफंदियार का सामना करने से कतरा रही थी, उससे डर रही थी, और कहाँ ये कि वो बड़ी दलेरी से जवाब दे रही थी। शायद इसलिए कि मैं उसके अंदर मौजूद था और उसे हौसला दे रहा था। वो तन कर बोली, मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगी। इस इदारे में आकर मैंने नई जिंदगी हासिल की है। हर्जल मामून ने अपनी जेब से कागज़ निकालकर उसे खोलकर दिखाते हुए कहा, यह शीबा का पैदाइशी सर्टिफिकेट है। इस सर्टिफिकेट के मुताबिक ये अभी 18 बरस की है। कानूनी तौर पर यह अपने अहम फैसले नहीं कर सकती। जनाब शेख अल फारस ने कहा, बेशक ये अभी अपनी शादी का फैसला नहीं कर सकती, लेकिन एक ऐसी बच्ची जो इस हद तक समझ रखती हो कि अपने लिए खतरा महसूस करे तो वो कहीं भी भागकर पनाह ले सकती है। हमने इसे पनाह दिया और हम इसे जानबूझकर फिर कातिलों की पनाह में नहीं जाने देंगे। हर्जल मामून ने कहा, मोहतरम शेख साहब, अगर शीबा लावारिस होती, इसका कोई बुजुर्ग सरपरस्त ना होता तो आप इसे अपनी पनाह में रख सकते थे। अब जबकि इसकी माँ मौजूद है, इसका मामू मौजूद है, इसका नाना मौजूद है, तो इसे किस किस्म का खतरा पेश आ सकता है? शेख साहब ने कहा, वही जो पहले पेश आ चुका है। इस बात की क्या जमानत है कि जो साजिश पहले की गई वो अब नहीं की जाएगी? अब तो फरहाद अली तैमूर सिर्फ मामा मोरिया के दिमाग में नहीं, आपके दिमाग में भी है, शीबा के नाना के दिमाग में भी है। यहाँ जो अफसरान अब तक अपनी आवाज़ें सुना चुके हैं उन सबके दिमागों में पहुंच चुका है। मोहतरम असफंदियार फरहाद से शीबा को महफूज रखने के लिए अपने कितने आदमियों को कत्ल करेंगे? शीबा का बाप असफंदियार की साजिश से मारा गया, क्या तुम भी कत्ल होना चाहते हो? हर्जल मामून ने कहा, आपने बहुत ही दानिशमंदाना सवाल किया है। यह हमारे लिए सोचने का मुकाम है कि असफंदियार जब मेरी बहन को कत्ल कर सकते हैं तो हमारे खिलाफ भी यही साजिश कर सकते हैं। लेकिन मैं इसराइली हाई कमान का एक आला अफसर हूँ। मैंने अपनी भांजी शीबा की हिफाजत के लिए और अपने अहले खानदान की हिफाजत के लिए पहले इंतजामात कर रखे हैं। उसने एक दूसरा कागज़ निकालकर शेख अल फारस की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे देखिए, इस कागज़ के मुताबिक मोहतरम असफंदियार को मुल्क बदर किया जा चुका है। यह अब इसराइली सरजमीन पर कदम नहीं रखेंगे, किसी भी मुल्क में जाकर जिला वतन पनाह गुज़ी की हैसियत से ज़िंदगी गुजारेंगे। जब ये इसराइल में नहीं रहेंगे तो फिर शीबा को किसी तरह भी जान का खतरा नहीं होगा, बल्कि उसे इतनी सख्त निगरानी और हिफाजत पर रखा जाएगा कि किसी नामालूम दुश्मन का साया भी इस पर नहीं पड़ सकेगा। शीबा ने परेशान होकर कहा, फरहाद, ये तुरब की चाल चल रहे हैं। क्या तुम सोच भी सकते हो कि असफंदियार खुद साख्ता जिला वतन होकर हमें यूं मजबूर कर देगा? मैंने कहा, इसमें शुबा नहीं कि बहुत ज़बरदस्त चाल चली जा रही है। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें यहाँ नहीं रोक सकेगी। जो दुश्मन था वो जिला वतन कर दिया गया। तुम्हारे बुजुर्ग और सरपरस्त दावा कर रहे हैं कि तुम्हें किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं पहुंचेगा, तुम्हारी पूरी हिफाजत की जाएगी। वो परेशान होकर बोली, नहीं फरहाद नहीं, ये मेरे अपने हैं, मगर मैं तुमसे ज़्यादा किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। मैं नहीं जाऊंगी, खुदा के लिए मुझे बचाओ। तुम परेशान क्यों होती हो? मैं तो हकाइक बयान कर रहा हूँ। लेकिन इन हकाइक के बावजूद हमारे पास भी एक तुरब चाल है, ज़रा देखती रहो शेख अल फारस क्या करते हैं। जनाब शेख अल फारस ने कहा, मुझे इस बात का अफसोस है कि इतने बड़े और मोहतरम को जिला वतन कर दिया गया। अब शीबा के लिए रास्ता साफ है, वो अपने वतन जा सकती है, लेकिन 5 साल के बाद। सबने चौंक कर शेख साहब को देखा। फिर हर्जल मामून ने पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? शेख साहब ने एक फाइल से एक फार्म निकालते हुए कहा, यह इस इदारे का फार्म है। यहाँ अव्वल तो किसी को दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाती, लेकिन कोई हमारे लिए काबिल एतमाद बन जाए तो हम उसे इजाज़त देते हैं और इस फार्म पर दस्तखत कराते हैं। जो नौजवान लड़कियां या नौजवान लड़के आला तालीम हासिल करने और मुख्तलिफ ट्रेनिंग हासिल करने के लिए यहाँ दाखिल होते हैं, वो पहले इस फार्म पर दस्तखत करते हैं, यानी इस बात का मुआहिदा करते हैं कि वो 5 बरस तक इदारे को छोड़कर नहीं जाएंगे और यहाँ के कायदे और कवानीन पर अमल करते रहेंगे। इस फार्म पर शीबा ने दस्तखत किए हैं। हर्जल मामून ने कहा, शीबा हमारे कानून के मुताबिक बालिग नहीं है, वो गलती कर सकती है।
शेख साहब ने कहा, बेशक वो गलती कर सकती है। कुछ अरसे बाद मामा मोरिया हमारे इदारे में आई और उन्होंने इस फॉर्म पर शीबा के एक सरपरस्त की हैसियत से दस्तखत किए। मामा मोरिया ने कहा, मैं इस दस्तखत को मनसूख करती हूँ। मुआहदा जुबानी हो तो मनसूख हो सकता है या झुटलाया जा सकता है, तहरीरी हो तो ना झुटलाया जा सकता है और ना मनसूख किया जा सकता है। हर्जल मामून ने पूछा, आपके इदारे के इस फॉर्म पर जो दस्तखत किए जाते हैं, जो मुआहदा हुआ करता है, उसकी कानूनी हैसियत क्या है? शेख साहब ने कहा, यहाँ फ्रांसीसी हुकूमत के आला अफसरान तशरीफ रखते हैं। वो इस बात के गवाह हैं कि हमारे इदारे को हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है। हम जो भी काम करते हैं हुकूमत की इजाज़त से करते हैं। ये फॉर्म भी हुकूमत की इजाज़त से शाया किया गया है और इस पर सख्ती से अमल किया जाता है। मामा मोरियन और उसके बाप मर्चेंट मामून ने गुस्से से कहा, हम इस इदारे को और यहाँ के मुआहदे को नहीं मानते। शेख साहब ने कहा, ताली दोनों हाथों से बजती है। आप हमारे कानून को तस्लीम नहीं करेंगे तो हम भी आपके कानून को और आपके मुतालबे को तस्लीम नहीं करेंगे। मामा मोरिया ने पूछा, यह कौन सा कानून है कि बेटी को माँ से जुदा किया जा रहा है? शीबा ने कहा, मामा ये कौन सी मोहब्बत है कि आप अपनी ज़िंदगी को भी खतरे में डाल रही हैं और अपनी बेटी को इस इदारे में छोड़कर जाना गवारा कर रही हैं। अगर मोहब्बत है तो मेरे साथ रहिए, वरना मैं दूर रहकर भी आपकी निगरानी करूंगी। आप पर ज़रा भी आँच आएगी तो मैं दुश्मनों की ईंट से ईंट बजा दूंगी। ये अल्फाज कहते वक्त शीबा की आंखों में आंसू आ गए। वो आहिस्ता आहिस्ता मामा की तरफ बढ़ते हुए बोली, मुझे इस बात पर बड़ा नाज था कि इतनी बड़ी दुनिया में मेरी माँ मुझे दिलो जान से चाहती है, लेकिन आपके अंदर जाने किस किस्म की मोहब्बत गालिब आ गई, आपने ममता को फरामोश कर दिया है। ज़रा सोचिए मामा, आप दूर रहकर खुदा ना खास्ता बीमार पड़ेंगी तो मैं आपके दिमाग में पहुंचकर आपकी दिलजोई कर सकूंगी। अगर मैं बीमार पड़ गई तो क्या आप मेरे पास आ सकेंगी? अगर आना भी चाहें तो अपने वतन से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते घंटों लग जाएंगे और घंटों में ना जाने आपकी बेटी इस दुनिया में रहेगी या नहीं। माँ ने बेटी को गले से लगाया और रो रो कर समझाने लगी, इसीलिए तो कहती हूँ मेरे साथ चलो, वहाँ सब अपने होंगे, हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मामा, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आएगी और मेरी बात आप समझना नहीं चाहती, इसलिए आज से हम माँ बेटी के रास्ते अलग हैं। वो माँ से अलग हो गई, गरचे दिल खिंचा जा रहा था मगर मैं उसके अंदर बर्दाश्त का हौसला पैदा कर रहा था। हर्जल मामून ने कहा, जनाब शेख साहब, आपने इस मुआहदे पर मेरी बहन और भांजी के दस्तखत करा के वक्ती तौर पर अपना पलड़ा भारी कर लिया, लेकिन किसी भी तालीमी इदारे के हॉस्टल में रहने वाले तुलबा और तालिबात को साल में 1 आध महीने की छुट्टी मिलती है। हम शीबा को छुट्टी दिलाकर 1 महीने के लिए अपने साथ ले जा सकते हैं। शेख अल फारस ने मुस्कुराकर कहा, यह मुआहदा पढ़ लो तो बेहतर है। इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि 5 बरस तक स्टूडेंट इदारे से बाहर नहीं जाएगा और 2 बरस से पहले 1 दिन की भी छुट्टी किसी को नहीं मिलेगी। अगर अपनी भांजी को छुट्टी दिलाकर ले जाना चाहते हो तो 2 साल बाद आना। हर्जल मामून ने गुस्से से कहा, 2 साल बाद यह कानूनी तौर पर बालिग हो जाएगी। शेख अल फारस ने कहा, यह तो और अच्छी बात है, फिर ये अपना फैसला खुद करेगी। असफंदियाद ने कहा, अगरचे मुझे जिला वतन कर दिया गया है, मुझे इस मामले में ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि यह लड़की खुद फैसला करने की सलाहियत नहीं रखती। इस वक्त भी जो कुछ कह रही है वो फरहाद के मामूल के तौर पर कह रही है। इस वक्त फरहाद अली तैमूर इसके दिमाग में मौजूद है। शेख अल फारस ने कहा, मोहतरम, क्या आप भी टेलीपैथी जानते हैं? क्या आप शीबा के दिमाग में पहुंचकर फरहाद को देख चुके हैं? मैं टेलीपैथी नहीं जानता, मगर इस बात को अच्छी तरह समझ चुका हूं कि ये लड़की फरहाद के फ्रेब में आ गई है, एक दिन पछताएगी। वो अपनी जगह से उठकर वहां से जाने लगे, फिर रुककर उन्होंने कहा, मेरी वजह से लड़की फरहाद के शिकंजे में आ गई। मैंने कसम खाई है अपनी कौम के आगे, शर्मिंदगी से नहीं मरूंगा। आज मुझे जिला वतन किया गया है, कल मेरी कौम मुझे खुद मेरी सरजमीन पर बुलाएगी और वो दिन वही होगा जब मैं इस लड़की को फरहाद के शिकंजे से निकालकर अपने वतन पहुंचा दूंगा। मैंने शीबा के दिमाग में कहा, असफंद यार बहुत बड़ा चैलेंज कर रहे हैं, मगर मेरी बात अधूरी रह गई क्योंकि असफंद यार गुस्से से जाने के दौरान लड़खड़ा गए थे और औंधे मुंह फर्श पर गिर पड़े थे। फिर वो जल्दी से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने गुस्से से शीबा की तरफ देखते हुए कहा, मैं खूब समझ रहा हूँ, फरहाद ने मेरे दिमाग में आकर मुझे गिरने पर मजबूर किया है। शीबा ने कहा, मिस्टर असफंद यार, आपके हवास पर फरहाद छाया हुआ, जबकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैंने शीबा को आगे कहने से रोक दिया, उसे समझाया, अगर तुम ये कहोगी कि इनके गिरने के दौरान मैं तुमसे बातें कर रहा था और मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, तो उनकी ये बात दुरुस्त होगी कि मैं तुम्हारे दिमाग में मौजूद हूँ। शीबा को हासिल करने वाले नाकाम वापस जाने लगे। वो अपनी मामा के पास आ गई और उनके साथ चलते हुए कहने लगी, मैं अब भी समझाती हूँ, आप इनके साथ ना जाएं, इतनी बड़ी दुनिया में आपका बेटी के सिवा कौन है? मामा ने कहा, मेरे फादर हैं, मेरा एक भाई है, तुम भी हो, मगर तुम पराई हो गई हो। हमारी बातें, हमारी नसीहतें तुम पर असर नहीं कर रही हैं। वो अपनी बेटी को समझाते हुए उस हॉल से बाहर आईं। बाहर खुले अहाते में उनकी गाड़ियां खड़ी हुई थीं। वो अपनी अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए। रुखसत होते वक्त माँ बेटी की आंखों में आंसू थे और वो बार बार अपने आंसू पहुंच रही थी। आखिर उनकी गाड़ियां वापस चली गईं। शीबा अकेली रह गई। मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, काश मैं जिस्मानी तौर पर भी करीब होता तो तुम्हें तन्हाई का एहसास न होता। वो आंसू पहुंचते हुए बोली, मैं तन्हा नहीं हूँ, यहाँ मुझे शेख साहब से बाप की मोहब्बत और शफकत मिलती है। तुम सब मेरे अपने लगते हो, मुझे सिर्फ मामा से बिछड़ने का दुख हो रहा है। आंसू नहीं रुक रहे हैं, मगर ये आंसू कब तक बहते रहेंगे? आखिर इन्हें खुश्क होना है, मैं थोड़ी देर बाद संभल जाऊंगी। तुम अमली मैदान में कदम रख चुकी हो और बाबा साहब के दायरे में रहकर बहुत कुछ सीखती जा रही हो।
इंसान को अपने बदतरीन हालात से भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। इस वक्त तुम सब्र ज़ब्त से काम लेकर ख्याल ख्वानी करो अपने मामू, अपने नाना और यहाँ आने वाले दूसरे लोगों के दिमागों में बारी बारी पहुंचो, देखो कि वो क्या सोच रहे हैं। वो तुम्हें हासिल करने के लिए यकीनन कोई ऐसी चाल चलेंगे जिसकी हम तवक्को भी नहीं कर सकते। उसका दिमाग ठिकाने नहीं था, वो माँ के लिए सदमा उठा रही थी, ख्याल ख्वानी करने को जी नहीं चाह रहा था। मैंने फिर समझाया, चलो दुश्मनों की चाल को ना समझो, लेकिन तुम्हें अपनी मामा की खातिर ख्याल ख्वानी करना चाहिए, कोई भी किसी वक्त भी उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। मेरी इस बात पर वह चौंक गई। मैंने कहा, हाँ मामा, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। इस कमजोरी से फायदा उठाने के लिए तुम्हारे हम वतन दुश्मनी ना सही मगर वक्ती तौर पर कुछ करेंगे। तुम्हारी मामा को वक्ती तौर पर नुकसान पहुंचाएंगे ताकि तुम परेशान होकर उनके पास आने पर मजबूर हो जाओ। मेरे समझाने पर उसने ख्याल ख्वानी शुरू की। मैं उस यहूदी अफसर के दिमाग में पहुंच गया जो असफंदयार के साथ कार की पिछली सीट पर बैठा था। उनकी गाड़ियां तेज रफ्तारी से पेरिस की तरफ जा रही थीं। असफंदयार कह रहा था, मुझसे बड़ी भूल हुई। मैंने कई बार सोचा कि शीबा फरहाद के फ्रेब में आ गया, मगर दिल नहीं मानता था। कई बार मेरा ध्यान बाबा साहब के इदारे की तरफ गया, लेकिन मेरे पास ना तो कोई सबूत था, ना ही कोई ऐसे आसार नजर आए कि वहां शीबा की मौजूदगी पर शुबा करता। अफसर ने पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि मुझे शीबा की मौजूदगी का इल्म हो जाता तो आज से 2-3 दिन पहले फरहाद हमेशा के लिए खत्म हो जाता। वो पुरस्रार शख्स के शिकंजे में आ गया था और उस पर फरहाद होने का शुबा किया जा रहा था। मैं खुद उसे देखने के लिए गया था। वो बेहद जख्मी था, ख्याल ख्वानी नहीं कर सकता था, लेकिन अचानक ही शीबा ने फरहाद बनकर ख्याल ख्वानी की और यह जाहिर किया कि फरहाद किसी दूसरी जगह और बड़े आराम से ख्याल ख्वानी कर रहा है। जिस पर हम फरहाद होने का शुबा कर रहे हैं वह हकीकतन में काकस है और फरहाद का खास आदमी है। अगर उसे नुकसान पहुंचेगा तो दुश्मनों को बहुत ज़बरदस्त नुकसानात उठाने पड़ेंगे। असफंदयार ने मुट्ठी भींचकर कहा, बहुत बड़ी भूल हुई। शीबा ने फरहाद बनकर ऐसा रोल अदा किया कि मैं भी चकरा कर रह गया। फरहाद हाथ से निकल गया। वो कहते कहते रुक गया, कुछ सोचने लगा। फिर उसने सामने बैठे हुए शख्स से कहा, मुझे ट्रांसमीटर दो। उसे ट्रांसमीटर दिया गया। वो राब्ता कायम करने लगा। मैं मोहतरम के दिमाग में जाना नहीं चाहता था। कुछ रोज पहले उसके सर पर चोट लगी थी जिसकी वजह से वो सांस रोक नहीं सकता था। उसकी इसी कमजोरी के बायस शीबा ने ख्याल ख्वानी के बायस उसकी साजिशों को समझ लिया था। उसी दिन से वो उससे नफरत करने लगी थी। बहरहाल अभी मैं उसके दिमाग में नहीं जाना चाहता था। हो सकता था वो सांस रोक लेता या ना भी रोकता हो तो ख्याल ख्वानी की लहरों को जरूर महसूस कर लेता होगा। राब्ता कायम हो गया। उसने किसी को मुखातिब करते हुए कहा, मैं असफंदयार बोल रहा हूँ। जवाब में अपनी आवाज़ ना सुनाना, सिर्फ मेरा पैगाम नोट करो और इसे मुतलका लोगों तक पहुंचा दो। वह अहम पैगाम यह है कि डॉक्टर मेकाकस दरअसल फरहाद है। अब तक हम धोखा खाते रहे हैं, अब भी वो हमारी नज़रों में आ सकता है। क्योंकि वो सोनिया के साथ शुमाली अमेरिका के किसी शहर में है, उसका सुराग आसानी से लगाया जा सकता है। मेरे कानों में खतरे की घंटी बजने लगी। मैंने फौरन ही आंखें खोल दी। सामने सोनिया बैठी हुई थी। मैंने सोच के जरिए कहा, मुसीबत आ रही है। उसने चौंक कर कहा, क्या बात है? मैंने कहा, शीबा तो खैरियत से, हमने उसे इदारे से जाने नहीं दिया। उसकी मामा चली गई हैं, लेकिन वहां शीबा की मौजूदगी से इंकिशाफ हुआ है कि पिछले दिनों वह फरहाद बनकर ख्याल ख्वानी करती रही है। उसकी वजह से फरहाद में काकस के रूप में छुपा रहा और बेनकाब नहीं हो सका। मगर अब मुझे बेनकाब करने के लिए असफंदयार मुतलका लोगों से राब्ता कायम कर रहा है और उन्हें कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ शुमाली अमेरिका के किसी शहर में हूं और मेरा सुराग आसानी से लगाया जा सकता है। सोनिया ने कहा, ओ खुदाया, अभी हमने अपने चेहरे से मास्क उतार कर यह जाहिर कर दिया कि मैं सोनिया और तुम में काकस हो, लिहाजा वो लोग हमारी तरफ दौड़ पड़ेंगे। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, फिर ख्याल ख्वानी की परवाज करते हुए रेड पावर के बॉस के पास पहुंच गया। उससे कहा, हम न्यूयॉर्क वापस आ गए हैं, इस वक्त दुश्मनों के कब्जे में है। एक बड़े से ट्रक से एक ट्रेलर मुंसलिक है, हम उस ट्रेलर में बंद हैं। ये गाड़ी इस वक्त 50वीं शाहराह से गुजर रही है। बॉस ने कहा, मैं अपने लोगों के साथ पार्क एवेन्यू में 42वीं शाहराह की क्रॉसिंग पर हूं। आप ये बताएं गाड़ी का रुख किस तरफ है? मैंने कहा, हम भी पार्क एवेन्यू में हैं और 50वीं शाहराह को क्रॉस कर चुके हैं। फिर तो आपकी गाड़ी हमारी तरफ आ रही है, आप इत्मीनान रखें, अभी हम आप दोनों को वहां से निकाल कर ले जाएंगे। एक बात याद रखें, अब सोनिया अपने असली रूप में है और मैं मेकाकस हूं। मैंने सोनिया को बताया कि रेड पावर का बॉस अपने आदमियों के साथ हमारी तरफ आ रहा है। फिर मैं उन लोगों के दिमागों में जाने लगा जिन्होंने हमें ट्रेलर के अंदर आने पर मजबूर किया था। मेरा ख्याल था वो लोग योगा के माहिर होंगे, लिहाजा ज़रूरत के वक्त उनके दिमागों को छूकर देखा जाएगा। जब मैंने छूना शुरू किया तो बड़ी आसानी से जगह मिलती गई। मैंने एक ऐसे शख्स को ताड़ लिया जिसके पास हमारे ट्रेलर की चाबी थी। इसके बाद मैंने फिर बॉस से राब्ता कायम करते हुए कहा, सफ़ेद रंग की कार में एक शख्स बैठा उसे ड्राइव कर रहा है, उसके कोट की जेब में ट्रेलर की चाबी है। जब तुम उसके करीब पहुंचो तो फिर कार खुद ब खुद रुक जाएगी, उसका दिमाग मेरे काबू में होगा, तुम आसानी से चाबी निकाल सकोगे। मैं उसी चाबी वाले शख्स के दिमाग में पहुंच गया। उसके पास बैठा हुआ शख्स ट्रांसमीटर के जरिए गुफ्तगू कर रहा था। उसकी गुफ्तगू सुनकर मैं और भी परेशान हो गया। ये दुनिया कितनी तेज रफ्तार हो गई है। एक बात जो दुनिया के एक सिरे से चलती है वो पलक झपकते ही दुनिया के दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है। ट्रांसमीटर के जरिए मिस्टर नोकू की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो कह रहा था, ट्रेलर में मेकाकस नहीं फरहाद है, उसे किसी सूरत से निकलने ना दिया जाए।
बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है, मैं अभी और आदमी भेज रहा हूँ। जब तक वो ट्रेलर हमारी मंजिल तक ना पहुंचे उस वक्त तक तुम सबको आनी दीवार बनकर उसके चारों तरफ रहना चाहिए। मैंने सोनिया को बताया दुश्मन बहुत मुस्ताद हो गए हैं और हमारे चारों तरफ पहरा सख्त कर रहे हैं। मैं फौरन ही उस चाबी वाले के दिमाग पर काबिज होने लगा। बॉस की 3 कारें उसके 3 तरफ आकर रुकी थीं। बॉस वाकई ज़हीन था। उसने वहां पहुंचते ही तेजी से उनकी तरफ जाते हुए कहा, हमें बॉस ने भेजा, इस ट्रेलर को हम ले जाएंगे। तुम लोग इस ट्रक के अगले हिस्से की तरफ चले जाओ। उनमें से एक ने कोडवर्ड पूछा। मैं ट्रांसमीटर से होने वाली गुफ्तगू के दौरान उनका कोडवर्ड सुन चुका था। वही मैंने बॉस की जुबान से दोहरा दिया। वो मुतमईन होकर कार से निकल गए और उस ट्रेलर के अगले हिस्से की तरफ जाने लगे। बॉस ने फौरन उस चाबी वाले के कोट की जेब में हाथ डाला। वहां से चाबी निकालकर तेजी से चलता हुआ ट्रेलर के पिछले हिस्से में आया, फिर उसे चाबी से खोल दिया। दरवाजे का पट खुलते ही मैं और सोनिया दौड़ते हुए उधर गए जहां एक कार मुखालिफ सिमत जाने के लिए तैयार खड़ी थी। हम उसमें बैठ गए। उस वक्त तक ट्रेलर के दरवाजे को बंद कर दिया गया। बॉस के आदमी ने इस बात का खास ख्याल रखा था कि जो लोग ट्रेलर के अगले हिस्से की तरफ गए हैं वो पीछे ना आ सकें। एक तो वो कोडवर्ड सुनकर मुतमईन हो गए थे, दूसरे इस बात का इत्मीनान था कि उनका चाबी वाला लीडर साथी बॉस वगैरह के साथ मौजूद है, कोई घपला नहीं होगा। हम जिस कार में आकर बैठे थे वो स्टार्ट होकर चल पड़ी, मगर मैं उसी चाबी वाले के दिमाग पर काबिज था ताकि वो कोई हंगामा न करे। बॉस के आदमी भी अब उस ट्रेलर के साथ चल रहे थे। प्लानिंग यही थी कि आगे चलते चलते वो रुक जाएंगे, ट्रेलर आगे बढ़ता जाएगा और ये अपना रास्ता बदल लेंगे। जब तक उन्होंने ऐसा नहीं किया मैं उस चाबी वाले की खोपड़ी पर सवार रहा। इसके बाद मैंने उसे आज़ाद छोड़ दिया। फिर क्या हुआ मुझे ये देखने समझने की ज़रूरत नहीं थी। हम उनसे बहुत दूर निकल गए थे। सोनिया ने कहा, यह शहर, यह मुल्क उनका है, हम जितनी भी दूर निकल जाएं उनकी दस्तरस में रहेंगे। मुझे अपने दिमाग में सोच की लहरें महसूस हुई। इसके साथ ही शिबा की सोच सुनाई दी। वो कह रही थी, फरहाद तुमने मुझे ख्याल ख्वानी में लगा दिया, खुद कहाँ भटक रहे हो। तुम्हारे बाद मैं भी उस अफसर के दिमाग में गया था जो असफंद के पास बैठा हुआ था। वहां जो इंकिशाफ हुआ उसके बाद तो हमारे होश उड़ गए। मैंने मुख्तसर तौर पर शीबा को बताया कि हम पर कौन सी नई उफ्ताद आ पड़ी है। ये सब कुछ सुनकर शीबा ने कहा, तुम्हारे पाँव में चक्कर है, कभी सुकून से एक जगह नहीं रह सकते। शैतान के दिमाग में चक्कर है, ना खुद सुकून से रहता है ना हमें रहने देता है। बहरहाल तुम बताओ, ख्याल ख्वानी से कुछ हासिल हुआ? हाँ, मैं अपने मामू की सोच पड़ रही थी। शायद उन्हें पहले से यकीन था कि मुझे इस इदारे से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। तुम सब मुझे जबरन रोक लोगे या मुझ पर कोई सैर करोगे, मैं तुम लोगों की होकर रह जाऊंगी। ऐसी सूरत में वो लोग मुझे किस तरह हासिल करेंगे, उसकी प्लानिंग उन्होंने पहले ही कर ली थी। मैंने पूछा, प्लानिंग क्या है? इन लोगों ने बाबा साहब के इदारे के करीब ही एक बहुत बड़े फार्म को खरीद लिया है। उस फार्म में छोटे छोटे क्वार्टर्स हैं। वहां इसराइल की ज़हीन 3 अफराद को बुलाकर रखा गया है। उन अफराद में निहायत हाजिर दिमाग जासूस, खतरनाक किस्म के फाइटर्स और ऐसे शातिर चोर मौजूद हैं जो आंखों का सुरमा चुरा कर ले जाने का दावा करते हैं। उनका दावा है कि वो मुझे भी बाबा साहब के इदारे से चुरा कर ले जाएंगे। तुम जानती हो कि बाबा साहब के इदारे में कितना सख्त पहरा रहता है। बाहर से आने वाले अनजानेपन में उस कैमरे के सामने से गुजरते हैं जो एंटी मेकअप है। वहां से गुजरने वालों को स्क्रीन पर मेकअप के अंदर देख लिया जाता है। कोई अपना असली चेहरा छुपाकर इदारे में दाखिल नहीं हो सकता। शिबा ने कहा, प्लास्टिक सर्जरी के जरिए मेकअप करने वाले एंटी मेकअप कैमरे के सामने से गुजर जाते हैं और उन्हें पहचाना नहीं जा सकता। तुम खुद अब तक प्लास्टिक सर्जरी के जरिए कामयाबी से छुपते रहे हो, लेकिन अब नहीं छुप सकता। एक न एक दिन राज फाश हो जाता है। तुम इत्मीनान रखो, तुम पर किसी भी दुश्मन का साया नहीं पड़ेगा। हम हर तरह तुम्हारी हिफाजत करेंगे। वो जरा हिचकिचाते हुए बोली, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ कहो, मेरी बात मानोगे? जरूर मानूंगा। मेरे पास आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। मेरा दिल कहता है तुम पास रहोगे तो मुझ पर कोई आंच नहीं आएगी। मैंने फौरन ही कोई जवाब नहीं दिया। सच तो यह है कि मैं उसकी तरफ से फिक्रमंद था। अगरचे उसकी मामा और उसके मामू और नाना वगैरह नाकाम होकर चले गए थे, मगर कोई भी तुरप चाल चली जा सकती थी। शिबा को किसी न किसी तरह हमारे खिलाफ बहकाया जा सकता था। यह ख्याल बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था कि वो टेलीपैथी जानने वाली की हैसियत से बड़ी अहमियत रखती है। फिर उसने हम पर एतमाद किया ऐसे वक्त जबकि वो अपने मुल्क और अपनी कौम की खातिर हमें छोड़कर जा सकती थी। उसने हमसे मोहब्बत और वफादारी का सबूत दिया है। ऐसे हालात में मेरा फर्ज बनता था कि मैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दूं और कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करूं कि वो खुद को तन्हा ना समझे। मेरे समझाने के बावजूद वो खुद को तन्हा और बेयारो मददगार पा रही थी, जबकि जनाब शेख अल फारज साहब जैसी शख्सियत का साया उसके सर पर था और वो बाबा साहब के उस इदारे में थी जो मजबूत किला समझा जाता था और बाहर का कोई अजनबी इस किले में दाखिल नहीं हो सकता था। इसके बावजूद वो मुतमईन नहीं थी। इसकी एक ही वजह थी और वो ये कि नफसियाती तौर पर वो मुझसे मुतासिर थी और मुझे को अपना मजबूत सहारा समझती थी। ये वही थी जो मुझ पर एतमाद करने से पहले बेहद खौफजदा थी। एतमाद करने के बाद वो मेरे लिए अपना वतन और अपने खून के रिश्तों को भी छोड़ रही थी। इसका मतलब ये था कि वो मेरी मौजूदगी से ही मुतमईन रह सकती थी।
वरना आने वाला कोई भी लम्हा उसे तिनके की तरह उड़ाकर इसराइल की सरजमीन पर पहुंचा सकता था। वो मेरे दिमाग में थी, मैं सोच रहा था और वो मेरी सोच को पढ़ रही थी। उसने कहा, फरहाद, मैं बहुत ज़्यादा ज़हीन नहीं हूँ, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए ये बात समझ में आ रही है कि मुझे अब बाबा साहब के इदारे में नहीं रहना चाहिए। तुम मुझे अपने पास बुला लो। मैंने कहा, जनाब शेख अल फारिस साहब के पास चलो, हम उनसे बात करते हैं। हम उनके पास पहुंच गए। मैंने उन्हें शीबा के ख्यालात बताए। फिर आखिर में उनसे कहा, शीबा की ये बात काबिल गौर है कि वो बाबा साहब के इदारे में नहीं रहना चाहती। एक बच्चा भी जिस कमरे में जाने से डरता हो वहां उसे नहीं रखना चाहिए, या फिर उसके साथ उस जगह रहना चाहिए ताकि उसका डर गायब हो जाए। उन्होंने कहा, इस मामले में बहुत सोच समझकर फैसला करना होगा और बड़ी एहतियात से कोई कदम उठाना होगा। ये बताओ, पौमी कैसी है? मैं बहुत देर से उसके पास नहीं जा सका। शीबा के और अपने मामलात में उलझा रहा। तुम्हारे मामलात क्या हैं? मैंने उन्हें बताया कि असफंदियार ने उससे पुरस्कार शख्स को और दूसरी खतरनाक तंजीम के सरबराहों को यह बता दिया कि मेकाकस ही फरहाद है। जब तक मेकाकस जख्मी रहा, ख्याल ख्वानी के काबिल न रहा, उस वक्त शीबा फरहाद बनकर ख्याल ख्वानी करती रही। उन्होंने इसी फ्रेम में आकर मेकाकस को अस्पताल से रिहा कर दिया था, हालांकि वही असल फरहाद था। शेख अल फारिस ने कहा, इसका मतलब यह है कि अब तुम मेकाकस के रूप में भी वहां नहीं रह सकते। जी हाँ, मैं अभी किसी अच्छी पनाहगाह की तलाश में भागा फिर रहा हूं। पता नहीं रेड पावर का बॉस मुझे और सोनिया को कहां ले जा रहा है। तुम्हें उसके दिमाग में पहुंचकर मालूम करना चाहिए। मुझे अपने हालात से इतनी मोहलत नहीं मिल रही कि मैं उसके दिमाग तक पहुंच सकूं। बहरहाल वो लोग वफादार हैं, हमें हर हाल में खुश रखना चाहते हैं, इसलिए उनकी तरफ से धोखा नहीं होगा। जनाब शेख अल फारिस ने कहा, तुम और सोनिया पिछले 2 दिनों से एक साथ हो। पहले तुम दोनों सामरी के प्राइवेट जजीरे में गए, फिर आप दोस्त में पहुंचे। वहां से निकले तो रेड पावर के बहरी जहाज में मैरी और हडसन बन गए। अब ये राज खुल गया कि मैरी सोनिया और हडसन मेकाकस और वह मेकाकस फरहाद है। इस वक्त दानिशमंदी यह है कि अब तुम सोनिया या किसी भी औरत के साथ ना रहो, क्योंकि अब तमाम दुश्मन ऐसे ही शख्स को तलाश करेंगे जिसके साथ एक औरत होगी, और वह समझेंगे कि वही सोनिया, या फिर सोनिया की तलाश करेंगे जिसके साथ कोई मर्द होगा और वह उस मर्द को फरहाद समझेंगे। मैं अभी ये चक्कर चला रहा हूँ कि न्यूयॉर्क में ऐसे डबल फरहाद और सोनिया पहुंच जाएंगे जो दुश्मनों को चक्कर देते रहेंगे। अब तुम्हें और सोनिया को फौरन ही अलग अलग रास्ता इख्तियार करना चाहिए। फिर उन्होंने शीबा से कहा, बेटी तुम पौमी के पास पहुंचो, उसकी खैरियत मालूम करो। तुम्हें अपने सिलसिले में कतई परेशान नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारे बारे में जल्द ही फैसला करने वाला हूं कि शीबा नाम के मोहरे को अब शतरंज के किस खाने में पहुंचना चाहिए। शीबा ख्याल ख्वानी की परवाज करती हुई पौमी के पास चली गई। मैं दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर होकर सोनिया को मोहब्बत और हसरत से देखने लगा। सोनिया ने मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्या बात है? मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा, जनाब शेख अल फारिस का मशवरा है कि हम दोनों को फौरन अलग हो जाना चाहिए। फिर मैंने इस बात की वजाहत की। शेख साहब ने हालात के मुताबिक निहायत ही मुनासिब मशवरा दिया था। सोनिया से इनकार नहीं कर सकती थी। वो मेरे पास बैठी हुई थी, जरा करीब आई और अपना सर मेरे शाने पर रख दिया। फिर बोली, हमारे नसीब में बड़ी मुख्तसर से मुलाकात होती है। हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि मैं अपनी तकदीर से भी शिकायत नहीं कर सकती। मैंने पूछा, क्या तुम्हारे ज़हन में कोई ऐसी तदबीर है जिस पर अमल करके हम साथ रह सकें? ऐसी कोई तदबीर नहीं। मैं खुद ये सोच रही थी कि दुश्मन हर जोड़े को शुबे की नज़रों से देखेंगे। हमारे कद्दो कामत का डील डोल का जो भी शख्स और जो भी औरत नजर आएगी वो उस वक्त तक उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक कि उनका शुबा दूर ना हो जाए। ऐसी सूरत में हमें एक दूसरे से दूर ही रहना चाहिए। उसी लम्हे शैतान ने आकर कहा, खाला जान मुझे बहुत अफसोस है, ये दुनिया 2 दिलों को मिलने ही नहीं देती। सोनिया ने नागवारी से कहा, आ गए हमदर्दी जताने के लिए? पहले आग लगाते हो फिर बुझाने आते हो। मामा मौर्या को भड़काकर उसी इदारे से निकालकर तुम्हें क्या मिल गया? मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं पहले ही कह चुका हूं। मामा मौर्या के दिलो दिमाग में अपने मुल्क और कौमियत का जज्बा पैदा हो गया था, उसे मैं कैसे रोक सकता था? फिर इसराइली अफसरान कानून का सहारा लेकर मामा और शीबा को लेने आए थे। शीबा के सिलसिले में नाकाम रहे, मामा को लेकर चले गए। अगर मेरी शैतानियत होती तो शीबा इदारे में रह ना पाती, उसे भी मामा के साथ जाना ही पड़ता। मगर मैं तुम लोगों का दोस्त हूं, हमदर्द हूं, मुझे किसी वक्त भी आजमा कर देख सकती हो। जब से तुमने खुदा की नाफरमानी की तब से हम इंसान आजमाते आ रहे हैं। तुम गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें एक बहुत बड़े फ्रेब से बचाने आया हूं। सोनिया ने कहा, कैसा फ्रेब? देखो, मैं तुमसे तन्हाई में बात करना चाहता हूं। इस वक्त फरहाद तुम्हारे दिमाग में मौजूद है। मेरी कोई बात फरहाद से छुपी नहीं रहती, जो कहना है उसकी मौजूदगी में कहो। फिर तो मुझे अफसोस है, मैं जो कहना चाहूंगा वो खुलकर नहीं कह सकूंगा। मैंने कहा, सोनिया मैं तुम्हारे दिमाग से थोड़ी देर के लिए जा रहा हूं, तुम इस शैतान से बातें कर लो। मैं उसके दिमाग से निकल आया। बाद में पता चला वो सोनिया से क्या कहता रहा था। उसने मेरे जाते ही सोनिया से कहा, थोड़ी देर पहले फरहाद के दिलो दिमाग में ये बात नहीं थी कि तुमसे अलग हो जाना चाहिए, मगर अभी शीबा उसके दिमाग में आई थी और कह रही थी कि वो फरहाद के बगैर नहीं रह सकती। सोनिया ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे फरहाद के खिलाफ भड़काना चाहते हो। मैं किसी की भी कसम खाकर कह रहा हूं, तुम्हें फरेब दिया जा रहा है। शीबा और फरहाद बहुत अरसे से दिल के मामलात में बहुत दूर तक निकल गए हैं। मेरा क्या है, मैं तो चाहता हूं कि इंसान गुनाह की दलदल में धंसता चला जाए।
फरहाद शीबा के पास जाएगा तो मुझे खुशी होगी, लेकिन मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम फरहाद को दिलो जान से चाहती हो, उसके लिए इतनी कुर्बानियां देती हो और वह हालात की मजबूरियां बताकर फ़रेब देकर तुम्हें छोड़कर चला जाए। सोनिया ने पूछा, क्या हालात मजबूर नहीं कर रहे हैं? हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हें तदबीर बताता हूँ। तुम उस पर अमल करते हुए फरहाद के साथ रह सकती हो, लेकिन फरहाद नहीं मानेगा। उसने पहले ही प्लानिंग कर ली है, शीबा से वादा कर लिया, उसकी मोहब्बत की कसम खाई है कि तुम्हें छोड़कर फौरन ही उसके पास चला जाएगा। और उसके पास जाने के लिए जो बहाना करे, हालात की जैसी मजबूरियां बता रहे, तुम नादान नहीं हो, खुद समझ सकते हो कि 1000 रूप बदल कर तुम दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हो। हम एक साथ नहीं रह सकते। तमाम दुश्मनों की नजरें किसी भी ऐसे जोड़े पर होंगी जो हमारे कद्दो कामत और डील डोल से मुनासबत रखता हो। चलो मान लेता हूँ एक साथ नहीं रह सकते, कुछ फासले पर तो रह सकते हो, एक ही शहर में। तुम अगर मशरिक में रहो तो वो मगरिब में रह सकता है। जब चाहो उससे मुलाकात कर सकती हो, उस पर कोई उफ्ताद आ पड़े तो फौरन उसकी मदद के लिए पहुंच सकती हो। मैं तो तुम्हारी और उसकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। सोनिया ने कहा, अच्छा ठहरो, मैं जरा फरहाद से बात कर लूँ। यह कहकर उसने मुझे मुखातिब किया, फरहाद, मैं जो पूछूंगी उसका जवाब सच सच दोगे? मैंने हैरानी से उसे देखा, फिर कहा, क्या मैं तुमसे झूठ बोलता हूँ या तुम्हें किसी तरह का नुकसान पहुंचाता हूँ? ये तो अभी मालूम हो जाएगा, सच सच बताओ, शीबा ने अभी तुमसे अपने पास आने के लिए कहा है? मैं जरा चौंक गया। उसने पूछा, चुप क्यों हो गए, जवाब दो। मैं समझ गया था कि शैतान भड़का रहा है। मैंने कहा, देखो सोनिया, शैतान ने तुम्हें पता नहीं क्या कुछ कहा है। सीधी सी बात यह है कि शीबा उस इदारे में खुद को तनहा महसूस कर रही है। वो चाहती है कि मैं वहां आ जाऊं ताकि दुश्मन उसे जबरन ना ले जा सकें। अब ये तुम बिल्कुल खोखली सी बातें कर रहे हो। वहां शेख अल फारिस है, वहां इतना सख्त पैर है कि कोई शीबा को इस इदारे से निकाल कर नहीं ले जा सकता। तुम्हारे चले जाने से क्या ये इस बात की जमानत है कि वो अपने लोगों में वापस नहीं जाएगी? क्या इस बात की जमानत है कि तुम शीबा के साथ रहोगे? तो दुश्मनों की कोई चाल कामयाब नहीं हो सकेगी। मैंने कहा, इस बात की कोई जमानत नहीं। बात कुछ और है, और वो ये कि शीबा ने अपने खून के रिश्तों के खिलाफ, अपने मुल्क और मिल्लत के खिलाफ हमारे हक में फैसला किया है। वो सहमी हुई है। उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने जेर साया रखने के लिए लाजमी है कि वो जो कहती है उसे मान लिया जाए। अगर मैं उसके पास जाऊंगा या वो मेरे पास आएगी तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा ज़िंदगी भर का साथ हो जाएगा और मैं तुमसे कभी नहीं मिल सकूंगा। अगर शीबा की हिफाजत के लिए तुम ना जाओ, मैं चली जाऊं तो क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं जानता हूं तुम जहां रहोगी वहां दुश्मन आने से कतराएंगे। हमें भी इत्मीनान रहेगा, लेकिन असल इत्मीनान शीबा को होना चाहिए। तुम इंसानी नफ्सियात को समझती हो। यह समझो कि शीबा किससे मुतमईन रह सकती है, किस पर ज्यादा एतमाद करती है। तुम पर एतमाद करती है, तुम पर मरती है। मैं अच्छी तरह समझ गई हूं तुम मुझसे अलग होने के लिए कैसी चालें चल रहे हो। पहले तो शीबा से मिलकर प्लानिंग की, उसकी मोहब्बत में कसम खाई कि उसके पास आ रहे हो, अब तो तुम्हें वहां जाना ही है। सोनिया, तुम्हें क्या हो गया? क्या तुम शैतान के बहकावे में आ गई हो? अपने झूठ और फरेब को शैतान के सर न डालो। इसका मतलब है कि शैतान तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा काबिल एतमाद हो गया। वो हरगिज काबिल एतमाद नहीं है। ये मानती हूं कि वो मुझे बहका रहा है, लेकिन तुम भी मान लो कि तुमने शैतान को बहकाने का मौका दिया है। ना तुम झूठ बोलोगे, ना मुझसे अलग होगे, ना शैतान बहका सकेगा। तुम चाहती हो शीबा हमारे हाथ से निकल जाए। मैं हरगिज ये नहीं चाहती। मैं उसकी हिफाजत करूंगी, तुम उसकी तरफ से बेफिक्र हो। तुम कहती हो तो मान लेता हूँ, बेहतर होगा कि तुम शीबा को भी समझाओ, वरना वो गलत फहमी में मुब्तला हो जाएगी। वो आए तो उससे कह देना मुझसे बात करे, मैं उसे मुतमईन कर दूंगी। मैंने एक गहरी सांस ली और खामोश हो गया। खामोशी के सिवा चारा भी क्या था? वैसे दिल ही दिल में कहा है, शैतान तेरी चाल कामयाब हुई। मुझे शैतान की सोच सुनाई दी। मैंने तुम्हारे खिलाफ कोई चाल नहीं चली है। मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। लानत है तुम पर, तुम सबके दोस्त और तुम सबके दुश्मन हो। फरहाद, तुम यकीन नहीं करोगे, मैं दिल से चाहता हूँ कि शीबा तुम्हारे पास आए। तुम शीबा के पास जाओ। मैं उसके अंदर रहकर देख चुका हूँ। वो ऊपर से खामोश रहती है, लेकिन अंदर एक तूफान है, और वो तूफान तुम्हारे लिए है। मैंने जवाब नहीं दिया। वो कहता जा रहा था, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम उस वक्त तक उससे इज़्ज़वाजी रिश्ता कायम नहीं कर सकोगे जब तक वो मुसलमान नहीं हो जाती, और मैं ये भी जानता हूँ वो अपना मजहब नहीं छोड़ेगी। इस तरह तुम दोनों के दरमियान शदीद मोहब्बत भी होगी और शदीद इख्तलाफात भी होंगे। मैं तो चाहता हूँ कि इख्तलाफात होते रहें, क्योंकि इसमें मेरी भलाई है। और मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम दोनों इख्तलाफात के बावजूद मिलते रहो, ताकि तुमसे गुनाह सरजद होता रहे और मेरी शैतानियत चमकती रहे। इतनी बकवास के बाद क्या साबित करना चाहते हो? यही कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं और तुम मेरे मशवरे पर अमल करो तो अभी सोनिया से अलग हो सकोगे और उससे शिकायत भी नहीं होगी। मुझे सोनिया से अलग होकर खुशी नहीं है, बल्कि इससे दूर रहकर अफसोस होता है। मैं तो मजबूरन शीबा को अपने काबू में रखने के लिए जाना चाहता हूँ। मैं समझ रहा हूँ, इसलिए तो समझा रहा हूँ, मेरे मशवरे पर अमल करो। वो मशवरा क्या है? कहीं ना कहीं दुश्मनों से टकराव जरूर होगा। ऐसे वक्त तुम दुश्मनों की गिरफ्त में आ जाना। वो तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे। तुम्हारे पास ख्याल ख्वानी की सलाहियत है, तुम दलेर हो, ज़हीन हो, हाजिर दिमाग हो, फिर मेरा साथ होगा। मैं तुम्हें उन दुश्मनों से निकाल कर कहीं से कहीं पहुंचा दूंगा। इस तरह सोनिया को शिकायत नहीं होगी कि तुम जानबूझकर अलग हुए थे। क्या सोनिया मुझे दुश्मनों से निजात दिलाने के लिए मेरे साथ नहीं आएगी? मैं उसे आने का मौका नहीं दूंगा, उसे दूसरी तरफ उलझा दूंगा। वाह क्या बात है! बेहतर है तुम चले जाओ। जाओ यहां से, जाओ। अच्छा नहीं जाओगे? लाहौल बिला कुव्वत। मैंने अचानक ही खुद को हल्का फुल्का महसूस किया। वो चला गया था। हमारी कार तेज रफ्तारी से जा रही थी।
आगे पीछे चंद ऐसी गाड़ियां दौड़ रही थी जिनमें रेड पावर के आदमी मौजूद थे। सोनिया चुपचाप सर झुकाए सोच रही थी। मैंने पूछा, क्या सोच रही हो? उसने चौंक कर मुझे देखा, फिर कहा, फरहाद, तुम में एक इखलाकी खूबी ऐसी है जिसे सब औरतें पसंद करती हैं। वो क्या? वो ये कि जब तुम वादा कर लेते हो कि हम में से किसी की मर्जी के खिलाफ हमारे दिमाग में नहीं आओगे तो फिर तुम नहीं आते। तुमने शीबा से भी ये वादा किया हुआ है कि उसकी इजाजत के बगैर उसके दिमाग में नहीं आओगे, और मैं जानती हूं तुम अपनी जुबान के पाबंद हो। हाँ, इस बात की गवाह शीबा और मेरा खुदा है कि मैं उसकी इजाजत के बगैर उसके दिमाग में नहीं जाता, मगर इस बात का हमारी मौजूदा हालात से क्या ताल्लुक है? वो बोली, शैतान ने मुझे बहकाने का फर्ज अदा कर दिया। बहकना या ना बहकना मेरे इख्तियार में है, लेकिन मैं संजीदगी से सोचती हूँ हमारा मौजूदा हालात में एक साथ रहना मुनासिब नहीं है। मैंने खुश होकर कहा, सोनिया, तुम वाकई ज़हीन हो। आम औरतों की तरह हासिदाना अंदाज में ये नहीं सोचती हो कि मैं तुमसे दूर रहकर किसी दूसरी औरत के पास जा रहा हूँ। मैं तो हालात से मजबूर हूँ। तुम अपनी सफाई में कुछ ना कहो, मैं सिर्फ हालात की रोशनी में देखती हूँ, सोचती हूँ और फैसला करती हूँ। मैंने फैसला किया है कि हमें अलग हो जाना चाहिए, मगर इसके लिए तुम्हें मेरी 2 बातें मानना होंगी। मैं तुम्हारी कौन सी बात नहीं मानता हूँ, बताओ क्या चाहती हो? मेरी पहली शर्त यह है कि जुदा होने के बाद तुम ख्याल ख्वानी के जरिए मुझसे रब्ता कायम नहीं करोगे। ये क्या कह रही हो? अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो तुम्हारी खैरियत कैसे मालूम होगी? अगर तुम्हें ख्याल ख्वानी ना आती फिर तुम खैरियत कैसे मालूम करते? फिर मैं दूसरे जरा इख्तियार करता। तो इसी तरह दूसरे जरा इख्तियार करना, मगर मेरे दिमाग में कभी ना आना। ये क्या तुक है? साफ कह दो कि मुझसे नाराज होकर जुदा होना चाहती हो। मेरे दिल में कोई रंजिश नहीं है, मैं खूब सोच समझ कर ये बात कह रही हूँ। मैं भी तो सुनूं, तुम क्या सोच समझ रही हो? कोई खास बात नहीं। शैतान मुझे खाला कहता है, यानी मुझे सर पर बिठाकर उल्लू बनाना चाहता है। उसने मुझे बहकाने की कोशिश की कि तुमसे जुदा नहीं होना चाहिए। उसने औरत की सबसे बड़ी कमजोरी से खेलने की कोशिश की, यानी मेरे अंदर एक सौतापे की जलन पैदा की। अगर वो चाहता कि मुझे तुमसे जुदा नहीं होना चाहिए तो यकीनन इसमें उसकी कोई गहरी चाल है जिसमें कामयाब नहीं होने दूंगी, और जब मैं उसके मशवरे पर अमल नहीं करूंगी तो वो कोई और चक्कर चलाएगा। लिहाजा हम दोनों को इस तरह जुदा होना चाहिए कि हमारे दरमियान शैतान भी राब्ता कायम ना कर सके। सोनिया की कोई कल समझ में नहीं आती। अभी जरा देर पहले शैतान के बहकावे में आ गई थी, उसे खुश कर दिया था। अब उसके जाते उसने पटरी बदल दी। ऐसी प्लानिंग कर रही थी कि शैतान का अपना मकसद कभी पूरा ना होता। मैंने कहा, तुम्हारे दलाइल मजबूत हैं, हमारे दरमियान फिलहाल राब्ता कायम नहीं होना चाहिए, लेकिन कब तक? जब भी मैं मुनासिब समझूंगी तुमसे राब्ता कायम कर लूंगी। सिर्फ तुम क्यों मुनासिब समझोगी, मैं भी मुनासिब समझूंगा तो राब्ता कायम करूंगा। नहीं, तुम जुबान दो, मेरी मर्जी के बगैर तुम मेरे पास नहीं आओगे। मेरी खैरियत मालूम करना हो तो कोई दूसरा जरिया इख्तियार करोगे। अच्छी बात है, मैं जुबान देता हूँ, जब तक तुम इजाजत नहीं दोगी तुम्हारे दिमाग में नहीं आऊंगा। दूसरे जराये से तुम्हारी खैरियत मालूम करता रहूंगा। उसने ड्राइवर से कहा, 14वीं शाहराह पर सबवे स्टेशन के पास गाड़ी रोक दो। मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए रेड पावर के बॉस से कहा, हम जमीन दोस्त ट्रेन में सफर करने जा रहे हैं, वहां मेरा और सोनिया का रास्ता अलग हो जाएगा। आप अपने आदमियों को 2 हिस्सों में तकसीम कर दें, सोनिया का खास ख्याल रखा जाए। अपने आदमियों को अच्छी तरह समझा दें कि वो उनकी नज़रों से ओझल ना होने पाए। मुझे दिन रात उसकी खैरियत मालूम होती रहना चाहिए। सोनिया ने कहा, मुझे एक ट्रांसमीटर चाहिए, उसके जरिए मैं रेड पावर के बॉस से राब्ता कायम क्या करूंगी और उससे तुम्हारी खैरियत मालूम क्या करूंगी। मुझे भी मालूम होना चाहिए कि तुम कहाँ हो और किस हाल में हो। हम सबवे स्टेशन के पास उतर गए। सोनिया को एक छोटा सा ट्रांसमीटर मिल गया। हम बरकी सीढ़ियों से जमीन दोज रेलवे स्टेशन में पहुंचे। बॉस के एक आदमी ने मेरे कहने के मुताबिक मेरे लिए चाइना टाउन का एक टिकट लिया और सोनिया की मर्जी के मुताबिक ग्रीनविच विलेज का टिकट लिया, यानी वो न्यूयॉर्क के मगरिब में जा रही थी और मैं जुनूब मशरिक की तरफ जाने वाला था। वहां से 2 रेलगाड़ियां 2 मुख्तलिफ सिमत जाती थीं। मैं सोनिया के साथ उसकी गाड़ी तक गया। हम दोनों बड़ी मोहब्बत से रुखसत हुए। जब वो गाड़ी पर सवार होकर चली गई तो फिर मैं अपनी मंजिल पर रवाना हो गया। थोड़ी देर बाद शीबा मेरे दिमाग में आई। मैंने उसे सोनिया के मुतल्लिक बताया। उसने कहा, मैं हरगिज़ ये नहीं चाहती थी कि तुम्हें अपने पास आने के लिए कहूँ तो सोनिया तुमसे जुदा हो जाए। वह तुम्हारी वजह से अलग नहीं हुई। हालात का तकाजा यही है। जो बात मुझे परेशान कर रही है वो सोनिया की शर्त है। उसने मुझ पर ऐसी पाबंदी आयद कर दी है कि मैं किसी भी लम्हे उसे याद करूं तो सिर्फ याद करते ही रह जाऊंगा, मगर उसके पास जा नहीं सकूंगा। उसने तुम पर पाबंदी आयद की। अगर उसकी खैरियत मालूम करना चाहो तो मैं उसके पास जाकर उसके हालात मालूम कर सकती हूँ और तुम्हें बता सकती हूँ। नहीं शीबा, उसने सिर्फ मुझ पर नहीं, ख्याल ख्वानी पर भी पाबंदी लगाई है। चाहे वो ख्याल ख्वानी मैं करूं या तुम, इसका मकसद है कि हम दूसरे जराये से उसकी ज़ाहरी खैरियत तो मालूम कर सकें, मगर उसके अंदर पहुंचकर उसके मंसूबों को, उसके मकासद को, उसके चोर ख्यालात को ना पढ़ सकें। बहरहाल मैंने उसे जुबान दी है तो तुम्हें भी मेरी जुबान पर कायम रहना चाहिए। ठीक है, हम उसके दिमाग में नहीं जाएंगे, मगर दूसरे जराये से उसकी खैरियत मालूम करते रहेंगे और उसके काम आते रहेंगे। अब पोमी के मुतल्लिक बताओ। वो बताना चाहती थी। मैंने कहा, ज़रा ठहरो, मैं रेड पावर के बॉस से ज़रूरी बातें कर लूँ। मैंने बॉस को मुखातिब करते हुए पूछा, मैं चाइना टाउन कब तक पहुँच जाऊँगा? तकरीबन 1 घंटे में।
मैं जहां भी जाऊं वहां मेरे लिए वक्ती तौर पर रिहाइश का बंदोबस्त कर दिया जाए और मेकअप का सामान मुहैया किया जाए। बॉस ने कहा, जनाब मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ। बोलो, क्या कहना चाहते हो? चाइना टाउन में हमारे एक खास आदमी है, वो एक चीनी और प्लास्टिक सर्जरी का माहिर है। मैंने कहा, मैं चेहरे पर बार बार सर्जरी नहीं कराऊंगा। मुकम्मल सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हल्की सी तब्दीली से चेहरा काफ़ी हद तक बदल जाएगा। अगर मामूली सी तब्दीली हो सके तो मुझे एतराज़ नहीं। आप 1 घंटे तक वहां पहुंचेंगे तो तमाम इंतजामात हो चुके होंगे। मैंने बॉस से रब्ता ख़त्म कर दिया। शीबा मुझे पौमी के मुतल्लिक बताने लगी। कुछ तो मैं जानता था, कुछ वो बता रही थी, और जब ज़रूरत होती तो मैं उससे बातों के दौरान पौमी के पास पहुंच जाता। वैसे मैं उसकी दास्तान वहीं से शुरू करता हूं जहां से छोड़ी थी। वो अपने उस्ताद वारसू रोकी और सुलेमान जोगू के साथ लिफ्ट के जरिए वहां पहुंची थी। मालूम होता था वो किले का कोई अंदरूनी हिस्सा है। दूर तक बागात नजर आ रहे थे। सामने ही एक बहुत बड़ा खूबसूरत स्विमिंग पूल था जिसमें नौजवान औरतें तैरते हुए, गोता लगाते हुए, हंसते खेलते हुए अपनी भरपूर नुमाइश कर रही थीं। स्विमिंग पूल के किनारे चंद नौजवान औरतें योगा के अमल में मसरूफ थीं। वो अपने जिस्म को कमर की तरफ से चारों तरफ यूं घुमाती थी जैसे कमर में हड्डी ना हो। जिस्म को यूं मोड़ लेती थी जैसे सांप की नस्ल से हूं, कुंडली मारकर बैठ गई हूं। पौमी उन्हें नजरअंदाज करके दूसरी तरफ जाना चाहती थी। उनमें से एक ने कहा, हेलो पौमी, सुना है तुम बिजली की तरह लपकती हो। पौमी ने उसकी तरफ देखा। वो कहने वाली अब फिजा में उछलकर कलाबाजी खाती हुई फिर जमीन पर आ रही थी। दूसरी ने कहा, बिजली की तरह लपकने से क्या होता है? लपकना तो यूं चाहिए कि बिजली भी ठहर ठहर जाए जैसे मैं लपकती हूं। और वाकई वो बिजली की तरह इधर से उधर जा रही थी। ऐसी छलांगे लगाती थी और ऐसे जिम्नास्टिक के करतब दिखाती थी कि आंखें उस पर ठहरती नहीं थी। वो भी यहाँ है तो पलक झपकते ही दूसरी जगह नजर आती थी। फिर पता ही ना चला कि वो किस तरह चश्मे जदन में बिजली की तरह पौमी की तरफ आई और एक ठोकर मारी, लेकिन वो ठोकर पीछे खड़े हुए सुलेमान जोगू के मुंह पर पड़ी, क्योंकि पौमी उसे पहले ही पालती मारकर फर्श पर बैठ गई थी। सुलेमान गुस्से से उस ठोकर मारने वाली के पीछे जाना चाहता था। वारसू रोकी ने उसका हाथ पकड़कर एक तरफ खींचते हुए कहा, हमाकत ना करो, वो तुम्हारे हाथ नहीं आएगी, चुपचाप तमाशा देखो। वाकई वो देखने के काबिल तमाशा था। अच्छा हुआ कि सुलेमान जोगू फौरन ही वारसू रोकी के साथ दूर हट गया था, क्योंकि वो ठोकर मारने वाली अपने दावे के मुताबिक बिजली से ज्यादा तेजी दिखा रही थी। उसने जब देखा कि पौमी पर वार खाली गया है तो दूसरे हमले के वक्त उसने फिजा में परवाज नहीं की। उसने तेजी से पलटकर फिर पौमी के मुंह पर ठोकर मारना चाहिए, लेकिन वो वार भी खाली गया, क्योंकि पौमी लेट गई थी। हमला करने वाली भी कम नहीं थी। वहीं से उसने उल्टी कलाबाजी खाई और सीधी पौमी के सीने पर आकर खड़ी होना चाहती थी, मगर उसे खड़े होने के लिए फर्श नसीब हुआ। पौमी ने करवट बदल ली थी। सुलेमान जोगू बुड़बुड़ा रहा था, खुदा की कसम ये लड़कियां नहीं बिजलियां हैं। बिजली भी लपकती है तो जरा नजर आती है, ये तो बाजीगरी के वक्त समझ में नहीं आती कि कहाँ है। जब मुंह पर ठोकर पड़ती है तब पता चलता है। वो दुरुस्त कह रहा था। इधर पौमी ने करवट बदली, उधर उसने फिर उछलकर पौमी पर आना चाहा। इस बार पौमी करवट बदलकर चारों शाने चित हो गई। हमला करने वाली को फिर नाकामी हुई, लेकिन वो बाज आने वाली नहीं थी। उसने फिर उछलकर पौमी के सीने पर सवार होना चाहा। इस बार पौमी के सीने पर अपनी 2 हथेलियां थी। वो हमला करने वाली उन हथेलियों पर आकर ठहर गई, फिर अपना तवाज़न ना संभाल सकी, क्योंकि पौमी ने उसे हथेली पर रोकते ही दूसरी तरफ फेंक दिया था। वो सामने की तरफ जाकर औंधे मुंह गिरी थी, मगर फौरन ही कलाबाजी खाकर खड़ी हो गई थी। जब उसने पलटकर देखा तो पौमी उसके मुकाबले पर पहले ही उछलकर खड़ी हो चुकी थी। इतनी देर में साबित कर चुकी थी कि वो पौमी है और उस हमला करने वाली से ज्यादा फुर्तीली है। अब उसके मुकाबले पर 4 सेहतमंद औरतें पैंतरे बदल रही थीं। सुलेमान जोगू ने कहा, मिस्टर नोकू तुम कहाँ हो? ये सब क्या तमाशे हो रहे हैं? वारसू रोकी ने कहा, मिस्टर नोकू तुम अच्छी तरह जानते हो ये 4 औरतें 4 चूंटियों की तरह हैं। मेरी बेटी ने चुटकी में मसल कर रख देगी। फिर ख्वाम का ये तमाशे कराने से क्या फायदा? चंद लम्हों तक खामोशी रही, फिर हंसने की आवाज सुनाई दी। कहीं दूर किसी स्पीकर से मिस्टर नोकू की आवाज आ रही थी, मैंने पौमी के लड़ने का अंदाज देखा है। मैं जानता हूं ये 4 औरतें इसके मुकाबले में कुछ नहीं है, मगर ये चारों उसे इस स्विमिंग पूल के अंदर जाने पर मजबूर कर देंगी, क्योंकि मेरे पास पहुंचने का यही एक रास्ता है। वारसू रोकी ने पूछा कि हमसे मुलाकात करने का कोई सीधा रास्ता तुम इख्तियार नहीं कर सकते? तुम लोग कौन से मेरे दोस्त बनकर आए हो? आने वाले दुश्मनों को टेढ़े रास्तों से गुजरना पड़ता है। ये लड़की द किलर का सर हासिल करने आई है। जरा इसे मालूम तो हो कि सर तक पहुंचते पहुंचते खुद इसके शाने पर सर रहेगा या नहीं। सुलेमान जोगू ने कहा, मिस्टर नोकू मैं तुम्हारा दोस्त और वफादार बनकर आया हूं। मैंने तुम्हारी मर्जी के मुताबिक तुम्हारा काम कर दिया है। मुझे मेरी रकम दो, मैं वापस चला जाऊंगा। सुलेमान जोगू मैं तुम्हारे सामने नहीं हूं, ना ही मेरे हाथ नजर आ रहे हैं, फिर रकम किस हाथ से दे सकता हूं? कुछ लेना चाहते हो तो तुम भी स्विमिंग पूल में गोता लगाओ। सुलेमान जोगू ने स्विमिंग पूल के किनारे पहुंचकर कहा, यह भी कोई रास्ता है? प्लीज मजाक ना करो, हमें रास्ता बताओ। उसी वक्त स्विमिंग पूल के पानी के अंदर तेज रोशनी हो गई। स्विमिंग पूल का पानी साफो शफाफ नजर आ रहा था। उसकी 4 दीवारी में एक दरवाजा भी दिखाई दे रहा था। फिर मिस्टर नोकू की आवाज सुनाई दी, वो दरवाजा देख रहे हो? वहां जाकर उसे खोलो और उसी रास्ते से मेरे पास पहुंच जाओ। सुलेमान उस दरवाजे को घूर कर देख रहा था।
मिस्टर नोकू कह रहा था, इस दरवाजे के पीछे द किलर का सर है। पोमी आ जाओ, इस दरवाजे के पीछे $40,000 हैं। सुलेमान जोगू चले आओ। सुलेमान जोगू ने कहा, पोमी ख्वामखा वक्त ज़ाया हो रहा है, हमें इस दरवाजे से गुजरना चाहिए। स्विमिंग पूल के किनारे बहुत सी आरामदेह कुर्सियां बिछी हुई थीं। पोमी ने कुर्सी पर आराम से बैठते हुए कहा, तुम्हें $40,000 की ज़रूरत है, तुम जाओ। मुझे द किलर का सर चाहिए, मैं दुश्मनों की चार दीवारी में आ गई हूँ। द किलर मुझसे कहीं ना कहीं ज़रूर टकराएगा, फिर क्या ज़रूरत है कि मैं पानी में गोता लगाऊं। सुलेमान जोगू को 40,000 लेने थे, इसलिए वो गोता लगाने के लिए आगे बढ़ा। वाटसुरोकी ने उसके शाने पर हाथ रखकर कहा, जो रास्ता सीधा ना हो वहां गड़बड़ जरूर होती है। दौलत के लालच में अंधे ना बनो, उसने वाटसुरोकी का हाथ झटक कर कहा। जब हम यहां तक आ गए हैं तो रास्ता सीधा हो या टेढ़ा, हमें तो जाना ही होगा। क्यों जाना होगा, क्या जरूरी है? हम यहां इंतजार करेंगे। मिस्टर नोकू ने मुलाकात नहीं की तो वापस चले जाएंगे। अचानक बहुत से कह के चारों तरफ गूंजने लगे। फिर मिस्टर नोकू की आवाज सुनाई दी, यहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। पोमी ने आगे बढ़कर एक तरफ सर उठाते हुए कहा, हमारे लिए वापसी का वही रास्ता होगा जिस रास्ते से तुम जाते हो, और हम यहां से जाकर दिखाएंगे। तुम्हारे हक में यही बेहतर होगा कि हमारे सामने आ जाओ, ज्यादा उलझने की कोशिश मत करो। हम तुम्हारी किसी भी नफसियाती गिरफ्त में नहीं आएंगे। मिस्टर नोकू की आवाज आई, मेरी आदत है, मैं अपने शिकार को इसी तरह छेड़ता, इसी तरह उलझाता चला जाता हूं, और जब वो परेशान होता है, घबराता है, चीखता है, फरियाद करता है, तो मुझे बेहद खुशी होती है। अगर तुम्हारा दावा है कि तुम किसी रास्ते से निकलकर जा सकती हो तो फिर जाओ, मेरी तरफ से इजाजत है, बशर्ते कि तुम्हें जाने का कोई रास्ता मिल जाए। वाटसुरोकी और सुलेमान जोगू ने बेख्तियार पलटकर उस लिफ्ट के दरवाजे की तरफ देखा जहां से वो अभी आए थे। फिर वाटसुरोकी दौड़ता हुआ उधर गया। लिफ्ट के अंदर कोई बटन ऐसा नहीं होता था जिससे उस लिफ्ट को ऊपर या नीचे ले जाया जा सके या रोका जा सके, सिर्फ बाहर 2-4 बटन थे। वाटसुरोकी ने उन्हें यके बाद दीगरे आजमाया, लेकिन नाकामी हुई। किसी भी बटन को दबाने से दरवाजा नहीं खुल रहा था। वो जहां पहुंचे हुए थे वहां दूर तक एक खूबसूरत बाग नजर आ रहा था। फिर घने दरख्तों की वजह से यह दिखाई नहीं देता था कि इसके बाद क्या होगा। हो सकता है कि किले का कोई दूसरा हिस्सा हो। बाकी चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं, जैसा कि अक्सर किले की दीवारें होती हैं, मगर उन दीवारों के ऊपर पहुंचने के लिए दो तरफ जीने बने हुए थे। उन्होंने दौड़ते हुए उन जीनों को तय करते हुए दीवार के ऊपर पहुंचकर देखा तो दूसरी तरफ नीचे बहुत गहरी खाई थी। जगह जगह ऊंची नोकीली चट्टानें दिखाई देती थी, यानी उस दीवार पर से अगर कोई गिरता तो वो कातिल चट्टानें उसकी जिंदगी छीन लेती, या रस्से वगैरह की मदद से उतरने की कोशिश की जाती तो बहुत लंबे रस्से की जरूरत पड़ती। अचानक एक फायर की आवाज सुनाई दी। पोमी ने सर पीछे हटा लिया। नीचे गहराई में कहीं मुसल्लह अफराद थे। उन्होंने 3 कैदियों को झांकते देखकर नीचे से फायरिंग की थी। इसका मतलब था अगर वो किले की बुलंदी से आसमान से गिरते तो खजूर में अटकते। नीचे मुसल्लह अफराद का सख्त पहरा था। वो दीवार की बुलंदी से नीचे आ गए। सुलेमान जोगू ने पांव पटकते हुए कहा, जब हमें मिस्टर नोकू ने अपने पास आने का रास्ता दिखा दिया है तो हमें जाना चाहिए। तुम दोनों एतराज क्यों करते हो? वाटसुरोकी ने कहा, तुम्हारी खोपड़ी में $40,000 के नोट फड़फड़ा रहे हैं। तुम मरना चाहते हो तो जाओ, वैसे हम दुआ करेंगे कि तुम्हें जाने का रास्ता मिल जाए। सुलेमान जोगू तेजी से चलता हुआ स्विमिंग पूल के किनारे आया। फिर बुलंद आवाज से बोला, मिस्टर नोकू, मैंने पोमी को यहां तक पहुंचा दिया, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई। अब मैं तुमसे अपनी रकम लेने आ रहा हूं। क्या मैं तुम पर भरोसा करूं? भरोसा तो मुझे तुम पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुमने जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया। सुलेमान जोगू ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? मतलब यह कि तुमने कहा था पोमी को तन्हा फांस कर लाओगे, लेकिन तुम उसके साथ उसके बूढ़े उस्ताद को भी ले आए। मैं नहीं लाया, ये जबरदस्ती आया है। अगर सोनिया और फरहाद भी जबरदस्ती आ जाते तो क्या मैं उन्हें बर्दाश्त कर लेता? ये बात तुम्हारे लिए काबिल कबूल होती? मैं क्या कर सकता हूं? जब ये बूढ़ा जापानी आ ही गया है तो तुम्हारे लिए परेशानी की क्या बात है? ये तो तुम्हारा कैदी है। तुम्हारे हुक्म से एक गोली चलेगी और ये देखते ही देखते खत्म हो जाएगा। मुझे खत्म ही करना होता तो मैं इसकी मौत के लिए $10,000 की शर्त क्यों लगाता? तुमने ये शर्त मंजूर की मगर नाकाम रहे। जब तुम अपना कोई वादा पूरा ना कर सके तो मैं तुम्हें किस बात के 40,000 दे सकता हूं? वो मुट्ठियां भींचकर गुस्से से पांव पटकते हुए बोला, मैं पोमी को यहां लाया हूं। बेवकूफ, वो लाई नहीं गई बल्कि खुद आई है। अगर वो आना ना चाहती तो तुम्हारे फरिश्ते भी उसे यहां तक ना ला सकते। वो जोर से चीख कर बोला, तुम्हारे दिल में बेईमानी आ गई है। तुम मेरी रकम अदा नहीं करना चाहते इसलिए बातें बना रहे हो। अचानक वाटसुरोकी ने कहका लगाया, फिर कहा, तुम जैसे लोगों को कहते हैं धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। ना तुम हमारे दोस्त रहे और ना ही हमारे दुश्मनों के दोस्त बन सके। सुलेमान जोगू ने उसे घुंसा दिखाते हुए कहा, तुम मुझे कुत्ता कह रहे हो? मैं तुम्हें जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर नोकू की आवाज सुनाई दी, यही तो मैं चाहता हूं। अगर तुम इसे हलाक कर दोगे तो मेरी शर्त कायम रहेगी, मैं तुम्हें इसका मुआवजा अदा करूंगा। सुलेमान जोगू ने झुंझुलाकर कहा, शैतान के बच्चे, बकवास मत कर। तू क्या तेरा बाप भी मेरा मुआवजा अदा नहीं कर सकता? तूने मुझे उल्लू बनाया है, एक बार मेरे सामने आ जा, मैं तुझे उल्लू बनने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। मैं तो तुम्हारे सामने आना चाहता हूं मगर तुम इस दरवाजे से नहीं गुजरना चाहते जो तुम्हें दिखाया गया है।
मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूं। वाकई वो गुस्से में पागल हो जाता था, सोचने समझने के काबिल नहीं रहता था। जैसे ही वो स्विमिंग पूल की तरफ बढ़ा, वाटसुरोकी ने उसकी टांग पर टांग मारी। वो औंधे मुंह गिर पड़ा। उसने कहा, सुलेमान, हमने तुम्हें मौत के मुंह से निकाला है। हम तुम्हें जिंदा रखना चाहते हैं और तुम्हें कई बार समझा चुके हैं। जब तुम मुसलमान हो गए हो तो एक बार सही तौर पर इस्लामी जिंदगी गुजार कर देख लो। लालच से बाज आ जाओ, मेहनत की कमाई खाओ। ये मैंने तुम्हें आखिरी बार गिराया है। गोया आखिरी बार तुम्हें लालच की तरफ जाने से रोका है। इसके बाद उठकर जाओगे तो मैं नहीं रोकूंगा। वो औंधे मुंह पड़ा हुआ था। सामने स्विमिंग पूल का साफो शफाफ पानी दिखाई दे रहा था। उस पानी के अंदर एक तरफ दरवाजा नजर आ रहा था, मगर अब उस पागल गुस्सावर शख्स को पानी के अंदर वो मंजर भी दिखाई दे रहा था। जब वो गहरी पस्ती में गिरने वाला था और पोमी ने रस्सी का फंदा फेंककर उसकी जान बचाई थी, वो उनका दुश्मन था। खास तौर पर पोमी को तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा था। जिसे दुश्मनों के हवाले करने आया था उसी ने उसकी जान बचाई थी। और दुश्मन तो कभी पोमी की जान बख्शने वाले नहीं थे। जो लोग लालची और खुदगर्ज होते हैं उनका ज़मीर भी कभी ना कभी थोड़ी देर के लिए ज़रूर जागता है, और जब जागता है तो वो तड़प जाते हैं। वाकई अब वो मुंह उठाकर पोमी की तरफ देखना नहीं चाहता था। उसने यकबारगी उछलकर खड़े होते हुए चीखते हुए कहा, मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। ये कहता हुआ और दौड़ता हुआ वह स्विमिंग पूल के एकदम किनारे पहुंच गया। फिर वहां से पानी में छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही पानी के अंदर से पैदा होने वाली रोशनी बुझ गई। अब स्विमिंग पूल की अंदरूनी दीवारें नजर आ रही थीं। दरवाजा भी नजर नहीं आ रहा था। जिधर उसने रोशनी के वक्त दरवाजे को देखा था उसी तरफ बढ़ते हुए कह रहा था, मिस्टर नोकू, मैं इस दरवाजे से गुजरकर तुम्हारे पास आऊंगा, अपनी जिंदगी को दांव पर लगाऊंगा, मगर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो तैरता हुआ उस दरवाजे की तरफ गया और दरवाजा तलाश करने लगा। पानी के अंदर अंधेरा था, कुछ नजर नहीं आ रहा था, मगर वो हाथ से टटोल रहा था। वो जहां भी पहुंचता था स्पार्ट दीवारें महसूस होती थी। फिर वो दूसरी दीवार के पास गया, तीसरी दीवार के पास गया। इस तरह वो स्विमिंग पूल के चारों तरफ घूमता रहा, मगर वो दरवाजा उसे नहीं मिला। उसने पानी से उछलकर सर निकालते हुए चीखते हुए कहा, मिस्टर नोकू, दरवाजा कहाँ है? अब मुझसे क्यों डर रहे हो? मुझे आने दो। उसकी बात खत्म होते ही कोई गड़ाप की आवाज के साथ पानी से उभरा। उसने पलट कर देखा, वो एक कद्देआवर हबशी था। उसने दोनों हाथ उठाए तो उसके दोनों बाजू की उभरी हुई मछलियां बता रही थी कि वो किस कदर सेहतमंद है। फिर गड़ाप की आवाज सुनाई दी। सुलेमान जोगू ने दूसरी तरफ घूमकर देखा तो वहां से भी एक ऐसा ही हबशी पानी से उभरा था। फिर तो यके बाद दीगरे कभी इधर से कभी उधर से बहुत से हबशी जन्म लेने लगे। उससे स्विमिंग पूल में कम से कम 6 हबशी सुलेमान जोगू के आसपास यूं आ गए थे जैसे पानी की पैदावार हो। उन्हें यह नहीं कहा जा सकता था कि वह आसमान से टपक पड़े हैं। उन तमाम हबशियों के तवे जैसे काले चेहरों पर सफेद दीदे चमक रहे थे, और जब वो दांत निकालकर मुस्कुराते तो यूं लगता था जैसे स्विमिंग पूल के पानी में चिराग रोशन हो गए हों। पोमी के दिमाग में सवाल पैदा हुआ, ये सब कहां से आ गई? इतनी देर में सुलेमान जोगू उस स्विमिंग पूल में तैरता हुआ हर दीवार से टकरा रहा था, मगर उसे मिस्टर नोकू तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिल रहा था। जब उसे कोई दरवाजा नहीं मिल रहा था तो फिर ये 6 हबशी कहां से आ गए? वो सब के सब सुलेमान जोगू पर हमला कर रहे थे। वो उनके हमलों से बच रहा था और जवाबी हमले कर रहा था। वो तमाम हबशी जैसे डॉल्फिन मछली की तरह थे। अचानक पानी से उछलते थे, बुलंदी पर आते थे, फिर कलाबाजी खाते हुए सुलेमान जोगू पर हमला करते थे। उनके उछलने और गिरने से पानी दूर दूर तक उछल उछल कर स्विमिंग पूल के किनारे तक आ रहा था। उनकी लड़ाई पूल के दरमियान शुरू हुई थी, मगर वो लड़ते लड़ते किनारे तक आ गए थे। ऐसे ही वक्त वाटसुरोकी और पोमी ने एक एक हबशी के सर के बालों को मुट्ठी में जकड़कर ऊपर की तरफ खींच लिया और उन्हें खुशकी पर ले आए। उन दोनों को वाटसुरोकी ने संभाल लिया था। पोमी फिर पूल के किनारे आ गई ताकि तीसरे को खींचकर खुशकी पर ला सके। वो कभी इधर आ रही थी, कभी उधर जा रही थी, जैसे मछली का इंतजार कर रही हो कि वो किनारे तक आए तो उसे दबोच ले। फिर उसने एक को दबोच ही लिया, उसे भी खींचकर खुशकी तक लाई। उस वक्त तक वाटसुरोकी ने दोनों हबशियों को बेबस कर दिया था। तीसरा पोमी पर बराबर हमले कर रहा था, लेकिन नाकाम हो रहा था। इसकी वजह यह थी कि वाटसुरोकी उनके दरमियान आ जाता था। उस हबशी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस पर हमला करे, क्योंकि पोमी पर हमला करने जाता तो वाटसुरोकी पिटाई करता, और वाटसुरोकी पर हमला करने जाता तो पोमी हप हप की आवाज के साथ ऐसी बाजीगरी के तमाशे दिखाती कि वो उन तमाशों में उलझ कर रह जाता। नतीजे के तौर पर उसकी बुरी तरह पिटाई हो जाती। आखिर वाटसुरोकी ने उसकी गर्दन दबोच ली, एक तरफ ले जाकर आहिस्तगी से कहा, अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो हमें बता दो किस रास्ते से स्विमिंग पूल के अंदर आए थे। वो बताना नहीं चाहता था, मगर वाटसुरोकी ने पीछे से इस तरह उसकी गर्दन दबोची थी कि दम घुट रहा था। वो तड़प कर उसकी गिरफ्त से निकलना चाहता था, मगर नाकामी हो रही थी। वाटसुरोकी ने कहा, तुम इस बाजू से मरने के बाद ही निकल सकते हो। जिंदगी में निकलने का बस एक ही तरीका है, चुपचाप बता दो। हमारी आवाज तुम्हारे बॉस मिस्टर नोकू तक नहीं पहुंच रही होगी। आखिर उसे बताना पड़ा। उसने जिंदा रहने की खातिर आहिस्तगी से कहा, स्विमिंग पूल के हर कोने में 2-2 बटन हैं। एक बटन को दबाया जाए तो वो खुफिया दरवाजा नमूदार होता है। उस खुफिया दरवाजे के किनारे एक बटन है, उसे दबाने से वह दरवाजा खुल जाता है। इतनी देर में पोमी चौथे हबशी को खुशकी पर खींच कर ले आई थी।
पानी में सिर्फ 2 हबशी रह गए थे, जिनमें से एक मुर्दा हो चुका था। उसकी लाश औंधे मुंह पानी पर तैर रही थी। आखिरी हबशी सुलेमान जोगू से लड़ रहा था, मगर उसका अंदाज बता रहा था कि वो भागने का रास्ता ढूंढ रहा है। वापस उस खुफिया दरवाजे से जा नहीं सकता था, शायद शिकस्त खाकर बॉस के सामने जाना नहीं चाहता था। अब वो इधर से उधर तैर रहा था, सुलेमान जोगू से बचता जा रहा था। फिर वो स्विमिंग पूल के जीने पर आकर ऊपर चढ़ने लगा। जीने पर पौमी खड़ी हुई थी। उसकी एक लात खाते ही वो वापस पानी में जाकर गिरा। फिर सुलेमान जोगू ने उसे दबोच लिया। वो तड़प रहा था, पानी से उभरने की कोशिश कर रहा था, मगर सुलेमान जोगू पहाड़ था। उसके फौलादी पंजे इतने मजबूत थे कि वो उस गिरफ्त से निकल ना सके। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी जिद्दोजहद सर्द पड़ती चली गई। वाटसुरोकी ने पानी में छलांग लगाई, अंदर ही अंदर तैरता हुआ स्विमिंग पूल के एक गोशे में गया। वहां एक बटन को दबाया तो अंदर रोशनी हो गई। ऊपर से साफो शफाफ पानी नजर आने लगा। तह में वाटसुरोकी दिखाई दे रहा था। उसने दूसरे बटन को दबाया तो स्विमिंग पूल की एक दीवार से वो दरवाजा नमूदार होने लगा। रोशनी में साफ तौर से नजर आ रहा था कि स्विमिंग पूल की दीवार दोहरी थी। ऊपरी दीवार एक तरफ सिरक रही थी और वो दरवाजा नजर आता जा रहा था। दरवाजे को देखते ही पौमी ने पानी में छलांग लगाई। उधर सुलेमान जोगू भी तैरता हुआ आया। फिर तीनों उस दरवाजे के सामने पहुंच गए। वहां एक बटन नजर आ रहा था। उस बटन को दबाते ही दरवाजा खुल गया। उसके खुलते ही हौज का पानी बाहर जा रहा था। उस पानी के रेले में पौमी दरवाजे से बाहर निकल गई। दरवाजा बंद हो गया। वाटसुरोकी ने फिर बटन को दबाया। दरवाजा खुलते इस बार पानी के रेले के साथ सुलेमान जोगू दरवाजे से बाहर निकल गया। इसके साथ ही फिर दरवाजा बंद हो गया। वहां खुदकार सिस्टम ऐसा था कि चंद सेकंड के लिए दरवाजा खुलता था ताकि स्विमिंग पूल का पानी ज्यादा न जा सके। वैसे जितना पानी वहां से निकलता था बाद में दूसरे जरिए से फिर स्विमिंग पूल को भर दिया जाता। तीसरी बार वाटसुरोकी बटन दबाकर बाहर निकल गया। सबसे पहले पौमी स्विमिंग पूल से निकली। उसे पता नहीं था वो वहां से निकलते ही कहां पहुंचने वाली है। वो पानी के रेले में बहती हुई लुढ़कती हुई एक पथरीली जमीन पर आकर ठहर गई। तब उसने सर उठाकर देखा तो दिल धक से रह गया। वो एक ऐसे गार में थी जहां सिर्फ सांप ही सांप नजर आ रहे थे। वो जैसे उठकर खड़ी हुई, सुलेमान जोगू पानी के रेले में लुढ़कता हुआ उसके पास पहुंच गया। वो भी सांपों को देखते उछलकर खड़ा हो गया। तीसरे रेले में वाटसुरोकी भी उनके पास आ गया। वो तीनों गार की एक बुलंदी पर खड़े हुए थे। वो बुलंदी बालकोनी जैसी थी। उसके नीचे तकरीबन 10 फुट गहराई में सांप नजर आ रहे थे। वो तादाद में इतने ज्यादा थे कि एक दूसरे से लिपटे हुए थे। गार की दीवारों के पत्थर जा बजा बाहर की तरफ निकले हुए थे, जैसे कांटे निकले हुए हों। उन पत्थरों से भी सांप लिपटे हुए थे। तीनों ने सर उठाकर देखा तो छत पर कुछ ऐसी जगह बनी हुई थी जहां सांप नजर आ रहे थे। दाएं बाएं ऊपर नीचे वो जहां भी जाना चाहते उन्हें बेशुमार सांपों के दरमियान से गुजरना पड़ता। वो जिस पथरीली बालकोनी पर खड़े हुए थे उसके सामने तकरीबन 30 फुट के फासले पर एक और पथरीली बालकोनी थी। उस बालकोनी के पीछे दीवारें टूटी हुई थी। गोया इस गार से बाहर जाने का रास्ता था और जहां वो खड़े हुए थे वहां से वो रास्ता साफ तौर से नजर आ रहा था। वो लिफ्ट चेयर यानी फिजा में झूलने वाली कुर्सी भी नजर आ रही थी, जिस पर बैठकर वो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक आए थे। वो लिफ्ट चेयर जिस मोटे तार पर झूल रही थी, वो तार उस गार से निकलता हुआ उनके सरों के ऊपर से होता हुआ पिछली दीवार में जाकर नस्ब हो गया था। यानी वो झूलने वाली कुर्सी इस गार में भी आ सकती थी, मगर इसे यहां कौन लाता? अगर कोई बूढ़ा तजुर्बाकार सुपेरा होता तो वो भी सांपों के दरमियान से गुजर करना जाता। सामने वाली बालकनी तक जाने का बस एक ही रास्ता था। जिस तार से वो कुर्सी झूल रही थी उसी तार से लटक कर दूसरी तरफ पहुंचा जा सकता था। सुलेमान जोगू ने कहा, मैं इस तार से लटकता हुआ वहां तक जाऊंगा। वाटसुरोकी ने कहा, तुम भारी हो, वहां तक पहुंचते पहुंचते हिम्मत हार सकते हो। सुलेमान जोगू अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने घूर कर वाटसुरोकी को देखा, फिर कहा, बुड्ढे मैं जवान हूं, हिम्मत तो बूढ़े हारते हैं, मैं जरूर जाऊंगा। पौमी ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोकते हुए कहा, देखो मैं बाजीगरी के करतब जानती हूँ, मैं तारों पर चल सकती हूँ, फिजा में कलाबाजियां खा सकती हूँ। तुम ऐसा इसलिए नहीं कर सकते कि जिस्मानी एतबार से बहुत वजनी हो। सुलेमान जोगू एक कदम पीछे हट गया, फिर सर झुकाकर बोला, पौमी मैं तुमसे नजरें नहीं मिला सकता, फिर तुम्हारी किस बात से इनकार कर सकता हूं? मेरा ज़मीर कहता है कि मैं तुम्हारा मुजरिम हूं। तुम जो कहोगी मैं मान लूंगा। पौमी ने उसके दोनों शानों पर हाथ रखकर कहा, सुलेमान जोगू तुम बहुत अच्छी हो, आई लव यू। वह पीछे हटकर उछलते हुए तार की बुलंदी तक पहुंचना चाहती थी। सुलेमान जोगू ने कहा, ठहरो, मेरे कंधे पर सवार होकर जाओ। वो कुड़ों बैठ गया। पौमी उसके शाने पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। जब सुलेमान जोगू आहिस्ता आहिस्ता उठकर खड़ा हुआ तो वो तार की बुलंदी तक पहुंच गई। उसने पहले एक पांव तार पर रखा, तवाजुन का अंदाजा किया, फिर दूसरा पांव रखकर कामयाबी से तार पर खड़ी हो गई। वह पथरीली बालकोनी सिर्फ 7 फुट की बुलंदी पर थी, मगर उस तार पर 4 कदम आगे बढ़ते ही उसे उस गार के मुताबिक 20 फुट की बुलंदी पर चलना था। उसने अपना चाकू बाएं हाथ में लेकर उसे खोला, फिर बोली, सुलेमान अपना चाकू भी मुझे दे दो। सुलेमान ने चाकू निकालकर उसकी तरफ उछाला। उसने दाएं हाथ से उस चाकू को कैच कर लिया, फिर उसे भी एक झटके से खोल लिया। अब उसके दोनों हाथों में 2 चाकू थे और वह अपना तवाज़ुन कायम रखते हुए आगे बढ़ रही थी। सुलेमान जोगू ने थोड़ी देर के लिए दम साध लिया। हैरान आंखों से उसे तकने लगा। ये बड़े हौसले और एतमाद की बात थी। अगर वो इस तार से जाता तो दोनों हाथों से लटकता हुआ जाता। पौमी चूंकि बाजीगरी जानती थी इसलिए तार पर खड़ी हुई थी।
नीचे जहरीले सांप थे, ऊपर छत पर भी सांप नजर आ रहे थे। चारों तरफ जहरीली मौत थी। बीच में एक तार की सूरत में जिंदगी यहां से वहां तक गई थी। उस तार पर जरा भी पांव फिसलता, जरा भी तवाजन बिगड़ता तो वो गहराई में सांपों के दरमियान पहुंच जाती। फिर वहां से वापसी मुमकिन न होती। वाटसुरोकी हाथ कमर पर रखे सीना तान कर खड़ा हुआ था और यूं फखर से पौमी की तरफ देख रहा था जैसे जुबान बेजुबानी से कह रहा हो, दुनिया वालों देखो, ये मेरा शाहकार है, इस हीरे को मैंने तराशा है। वाकई वो हीरा थी। वो समझ रही थी कि कितने हौसले से गुजर रही है। दरअसल आदमी अपने अमल का सच्चा हो, नियत का पक्का हो और अपनी जात पर भरपूर एतमाद रखता हो तो वो पुलिस रात से भी गुजर सकता है। वह आहिस्ता आहिस्ता तार पर चलते हुए दरमियानी हिस्से में आ गई। नीचे दूर तक गहरी पस्ती थी। सांप फुंकार रहे थे। सर के ऊपर कुदरती पहाड़ी छत थी। इस छत से निकली हुई छोटी छोटी चट्टानों में सांप लिपटे हुए थे, वहां से लटक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो नीचे आकर चश्मे जदन में उसे डस लेंगे। बिलाशुबा ये पौमी के कमाल की इंतहा थी कि वो बेयक वक्त कई तरफ तवज्जो दे रही थी। उसकी निगाहें उस तार पर थी जहां उसके कदम पड़ रहे थे। उसकी निगाहें छत की तरफ लटकने वाले सांपों की तरफ भी थीं और उसकी तवज्जो अपने जिस्मानी तवाजुन पर भी थी। अचानक मिस्टर नोकू की आवाज उस गार में गूंजने लगी। वो कह रहा था, भाई कमाल है, मैंने तुम्हारे मुतल्लिक सुना था, तुम्हारी एक वीडियो फिल्म भी देखी, तुम्हारे लड़ने का अंदाज मालूम किया, मगर मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस अंदाज में तार पर चलकर इस झूले तक पहुंचना चाहोगी। मैं देख रहा हूं, मैं देखता जाऊंगा कि तुम क्या करती हो। बाय गॉड पौमी, मैं तुमसे बहुत खुश हूं और मैं तुम्हें बहुत बड़ी ऑफर देने वाला हूं। वो कह रहा था और पौमी सुन रही थी। इसका मतलब यह था कि अब उसकी तवज्जो मिस्टर नोकू की बातों पर भी थी, यानी उसका ध्यान कई तरफ तकसीम हो चुका था। इसके बावजूद वह बड़ी कामयाबी से उस तार पर चलती जा रही थी। अभी उसने दरमियानी हिस्से को जरा अबूर किया था कि अचानक रुक जाना पड़ा। एक सांप छत पर से उसकी तरफ आया, मगर दाएं हाथ की चाकू की नोक पर ठहर गया। चाकू का फल उसके आर पार हो गया। इसके बावजूद सांप ने मरते मरते पौमी की कलाई को अपनी लपेट में ले लिया था। ऐसे ही मौके पर हौसले और एतमाद को समझा और परखा जाता है। पौमी को एतमाद था कि उसका चाकू काम कर गया है। सांप अगर उसकी कलाई को लपेट रहा है तो ये उसके दम तोड़ने का अमल है। पौमी की जगह अगर कोई और होती या होता तो वो बदहवासी में मुब्तला हो जाता और इस तरह उसका तवाज़ुन बिगड़ जाता। फिर ना तार की बुलंदी होती ना वो होता। और चंद सेकंड के बाद वही हुआ जो पौमी ने सोचा था। सांप के बल पहले ढीले पड़ गए, फिर वो बल उसकी कलाई से खुलते चले गए। वह मुर्दा हो चुका था और चाकू के फल से लटक रहा था। पौमी ने दूसरे चाकू से उस सांप को निकालकर नीचे फेंक दिया। वो जो कुछ कर रही थी इसके दौरान अपना तवाज़ुन कायम रखना बड़े कमाल की बात थी। अब वो फिर आगे बढ़ रही थी, बहुत ही संभल संभल कर तार पर कदम रख ही रही थी। मगर 2 कदम आगे बढ़ते उसे फिर रुक जाना पड़ा। छत पर से एक सांप आया था, उससे 2 कदम दूर तार पर आकर झूल गया था। पौमी की नजर उस पर जम गई। वह सर के बल ऊपर उठता हुआ तार से लिपटता जा रहा था और पौमी की तरफ बढ़ता आ रहा था। वह चुपचाप खड़ी हुई थी, चुपती हुई नजरों से देख रही थी, मगर कुछ कर नहीं सकती थी। कलाबाजी खाकर उससे आगे जाकर कहीं कदम जमाना नामुमकिन सी बात थी। अगर वो तार पर कमालात दिखाने वालों की तरह सीधी सांप पर से उछलकर आगे तार पर जाकर खड़ी हो जाती, तब भी इस बात का अंदेशा था कि सांप सर उठाकर उसे डस लेता, यानी सांप के ऊपर से छलांग लगाकर गुजरना मुमकिन नहीं था। अब वो सांप उससे सिर्फ 3 फुट के फासले पर रह गया था, अपना फन उसकी तरफ उठाए हुए था। पौमी ने अपने चाकू को उसकी नोक की तरफ से चुटकी में थाम लिया, फिर सांस रोक ली और इसके साथ ही निशाना लिया। उसने बाबा साहब के इदारे में रहकर क्या नहीं सीखा। तेजी से गोल घूमने वाली कुर्सी पर बैठकर वो सही टारगेट पर गोली चलाती थी और खंजर फेंकती थी। फिर भला उस वक्त उसका निशाना कैसे चूक जाता। चाकू का फल सीधा आकर सांप के फन के आर पार हो गया। फिर वो सांप तार से लिपटा न रह सका। उसके बल खुलते चले गए और वो गहरी पस्ती में जिंदा सांपों के दरमियान जाकर गुम हो गया। पौमी थोड़ी देर तक इसी तरह दम साधे खड़ी रही। उसने दूसरे चाकू को अपने दांतों के दरमियान दबा लिया ताकि दोनों हाथ खाली रहें। अगर एक हाथ में कोई चीज हो और दूसरा हाथ खाली हो तो रस्से पर या तार पर चलने वाले का तवाज़ुन कुछ गड़बड़ा जाता है। इसलिए उसने चाकू को अपने दांतों के दरमियान थाम लिया था। दोनों खाली हाथों के जरिए अपना तवाज़ुन कायम करते हुए आगे बढ़ने लगी। उस गार की महदूद फिजा में फिर मिस्टर नोकू की आवाज़ उभरने लगी। वो कह रहा था, शाबाश, तुमने कमाल कर दिया। मैंने तुम्हारी जैसी मुस्तकिल मिजाज और कुव्वत इरादी रखने वाली लड़की पहली बार देखी है। मैं तुमसे दुश्मनी भूलता जा रहा हूँ। बाय गॉड, तुमसे मोहब्बत होती जा रही है। आओ, चली आओ, मगर आने से पहले एक और आजमाइश से गुजरना होगा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे कमाल की इंतहा क्या है। अब समझ जाओ, तुम पर क़यामत टूटने वाली है। नीचे गहरे गार में जहरीले सांप तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। खामोशी छा गई। वो चुप हो गया था। अचानक इसके बाद गिड़गिड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। जिस तार पर वो खड़ी हुई थी वो तार लरजने लगा। उसने दूर सामने वाली बालकनी की तरफ देखा। उसके खुले हुए हिस्से से वही लटकने वाली कुर्सी नजर आ रही थी जिसे वो अपने साथियों तक पहुंचाना चाहती थी, मगर अब वो खुद ब खुद हरकत कर रही थी। उसकी हरकत करने से वो तार हिल रहा था और बड़ी तेजी से हिल रहा था।
ऐसे में उस तार पर कदम जमाए रखने के लिए इंतहाई मुस्तकिल मिजाजी और कुव्वत इरादे की ज़रूरत होती है और पोमी इसका मुजाहरा कर रही थी। उसके दांतों के दरमियान से चाकू छूटकर गिर पड़ा। वो दोनों हाथ कभी इधर कभी उधर कर रही थी, डगमगा रही थी, मगर बड़े इस्तकलाल से खड़ी हुई थी। मुश्किल यह थी कि वह झूलने वाली कुर्सी जैसे जैसे करीब आती जा रही थी, तार और ज्यादा शिद्दत से लरजता जा रहा था। सुलेमान जोगू ने गुस्से से चीख कर कहा, नौकू के बच्चे, तू मेरे सामने आ जा। एक लड़की को क्या आजमाता है, मुझे आजमा कर देख। मैं तेरी गर्दन तोड़कर रख दूंगा। मैं कहता हूं इस हैंगिंग चेयर को रोक दे, नहीं तो मैं। वो आगे कुछ न कह सका। वारसुरोकी ने पीछे से उसके शाने पर हाथ रखकर कहा, सब्र करो, मेरी बेटी मोम की गुड़िया नहीं है, वो अपने बचाव के कई रास्ते जानती है, जरा देखो तो वो क्या करती है। अब वो हैंगिंग चेयर पोमी से जरा फासले पर रह गई। उसी वक्त पोमी ने उस तार को छोड़ दिया, उछलते हुए फिजा में गई, उल्टी कलाबाजी खाई, फिर तार को दोनों हाथों से पकड़कर लटक गई। जैसे ही कुर्सी करीब आई, वो तार को मजबूती से पकड़कर यूं ऊपर से नीचे गोल दायरे में घूम गई, जैसे किसी आयरन बार पर जिम्नास्टिक के करतब दिखाने वाले गोल दायरे में घूमते हैं। फिर जब वो एक दायरा पूरा करके नीचे आई, उस वक्त तक कुर्सी बिल्कुल करीब आ चुकी थी। उस लम्हे सुलेमान जोगू की पलकें झपक गई थी, और जब उसने पलकें झपकने के बाद देखा तो पोमी कुर्सी पर आराम से बैठ चुकी थी। कुर्सी का हैंडल पोमी की गिरफ्त में था और वह दूसरी बालकनी की तरफ जा रही थी। मारे खुशी के सुलेमान के दिल में आया फौरन ताली बजाए, लेकिन उससे पहले ही तालियों की आवाज़ें गूंजने लगीं। दूसरी तरफ कहीं मिस्टर नोकू बैठा हुआ बेख्तियार तालियां बजा रहा था और पोमी के कमालात पर दाद दे रहा था। कुर्सी दूसरी पथरीली बालकनी पर पहुंचकर रुक गई थी। वो कुर्सी से उतर गई, फिर वहां से चीख कर बोली, सुलेमान, मैं ये कुर्सी भेज रही हूं, तुम दोनों यके बाद दीगरे चले आओ। उसने कुर्सी के हैंडल को आगे की तरफ झटका देकर झुकाया। वो कुर्सी तार पर से फिसलती हुई सुलेमान जोगू और वारसुरोकी की तरफ जाने लगी। सिर्फ 3 मिनट के अंदर पहले एक आया, फिर दूसरा कुर्सी पर बैठकर चलाया। जब वो तीनों दूसरी पथरीली बालकनी पर पहुंच गए तो मिस्टर नोकू की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, अब तुम इसी कुर्सी पर बैठकर मेरे पास आ सकते हो। पोमी, पहले तुम आ जाओ। पोमी ने कहा, नहीं, मैं आखिर में आऊंगी, पहले मेरे साथी आएंगे। वहां से उसी कुर्सी पर बैठकर सबसे पहले वारसुरोकी गया। हालांकि सुलेमान जाना चाहता था, लेकिन उसे पहले इसलिए नहीं भेजा गया कि वह मिस्टर नोकू को देखते ही आपे से बाहर हो जाता। वारसुरोकी उसे पहले पहुंचकर उसे काबू में रखने की कोशिश करता। दूसरी बार सुलेमान जोगू गया। तीसरी बार पोमी कुर्सी पर बैठ गई। फिर वहां से आगे बढ़ते हुए आसपास के माहौल को देखने लगी। वो एक बहुत बड़े किले का अंदरूनी हिस्सा था। कुर्सी जहां से गुजर रही थी उसके नीचे तकरीबन 20 या 22 फुट की पस्ती में एक छोटी सी झील नजर आ रही थी। उसके दरमियान खुश्की का एक बड़ा सा हिस्सा था। उस खुश्की के एन दरमियान एक दरख्त नजर आ रहा था। पानी के अंदर से कई मगरमच्छ निकलकर दरख्त के साए में आ गए और मुंह फाड़ फाड़ कर गुजरने वाली कुर्सी को यूं देख रहे थे जैसे लपक कर कुर्सी समेत पोमी को अपने हलक में उतार लेंगे। अचानक ही पोमी ने आगे बढ़ने वाली कुर्सी के हैंडल को थामकर उसे रोक दिया। नीचे दरख्त पर देखने लगी। जो दरख्त उस जजीरे के दरमियान था, उसकी ऊपरी शाखों पर एक बड़ा सा मचान बना हुआ था। उस मचान पर द किल्लर बड़े आराम से लेटा हुआ था। उसने बुलंदी पर बैठी हुई पोमी को देखा, फिर हाथ हिलाते हुए कहा, हेलो पोमी, मेरा सर यहाँ है, तुम कब ले जाओगी? पोमी कुर्सी के पायदान पर खड़ी हो गई। उसी वक्त मिस्टर नोकू की आवाज़ सुनाई दी, पोमी, खबरदार, इस मचान पर छलांग लगाने से पहले मेरी बात सुन लो, वरना वहां से जिंदा वापस नहीं आओगी। पोमी ने छलांग लगाने का इरादा तर्क कर दिया। उसकी बात सुनने लगी। वो कह रहा था, इस झील के दरमियान खुश्की का जो हिस्सा है, हम उसे क्रोकोडाइल आइलैंड, मगरमच्छ का जजीरा कहते हैं। ये आदमखोर मगरमच्छ ना मेरे रिश्तेदार हैं ना तुम्हारे। जो भी वहां जाएगा जिंदा वापस नहीं आएगा, क्योंकि वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है। चारों तरफ पानी ही पानी है। कोई भी मोटर बोट में बैठकर वहां तक नहीं पहुंच सकता और ना वहां से वापस आ सकता है। सिर्फ वो मचान महफूज है और वो मचान द किल्लर के लिए है। पोमी कुर्सी पर बैठ गई थी। बुलंदी से नीचे द किल्लर को मचान पर लेटा हुआ देख रही थी और मिस्टर नोकू की बातें सुन रही थी। वो कह रहा था, इस किले के अंदर मेरी मर्जी के बगैर कोई नहीं आ सकता, और जब कोई आ जाता है तो मैं वक्ती तौर पर द किल्लर को इस मचान पर भेज देता हूं ताकि कोई वहां तक ना पहुंच सके। जिस कुर्सी पर तुम बैठी हुई हो वो कुर्सी द किल्लर को मचान तक ले जाती है। जब उसे वहां पहुंचाना होता है या वहां से लाना होता है तो एक रस्सी की सीढ़ी के जरिए वो मचान पर पहुंच जाता है और फिर उसी सीढ़ी के जरिए कुर्सी पर आकर बैठ जाता है, फिर हमारे पास पहुंच जाता है। जिस कुर्सी पर तुम बैठी हो वो कुर्सी मगरमच्छों की खुराक पहुंचाने के काम भी आती है। इस कुर्सी से मनो गोश्त इस खुश्की के हिस्से पर फेंका जाता है। इस तरह वो मगरमच्छ अपनी खुराक हासिल करते रहती हैं। हाँ, ऐसा भी होता है कि कोई दुश्मन अपनी ताकत के गुरूर में इधर चला आता है और हम उसे आने की इजाज़त देते हैं तो उस रोज़ उन मगरमच्छों को एक जिंदा इंसान का गोश्त नसीब हो जाता है। वो खामोशी से सुन रही थी। उसने पूछा, क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारा ये हुस्नो शबाब इन मगरमच्छों के हिस्से में आ जाए? पोमी ने इनकार में सर हिलाया, फिर बुलंद आवाज से कहा, मैं ऐसा नहीं चाहूंगी। इसलिए इन मगरमच्छों के हिस्से में द किल्लर का जिस्म आएगा और उसका सर तो मेरे लिए पहले से रिजर्व हो चुका है। देखो पोमी, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, कोई हमाकत न करना, सीधी मेरे पास चली आओ। उसने कहा, मैं यहाँ सिर्फ द किल्लर के लिए आई हूं और उसे छोड़कर मैं आगे नहीं बढ़ सकती।
इसलिए तुम्हारा मशवरा मेरे लिए नाकाबिले कबूल है। ये कहते ही पौमी ने अचानक ही कुर्सी पर से छलांग लगाई। उस बुलंदी पर से होती हुई सीधी मचान पर आई। द किलर ने करवट बदल ली थी, वरना वो उसे अपने पांव से रोनते हुए ना जाने उसका क्या हाल करती, मगर वो मचान से बाहर कहाँ जा सकता था। बाहर दरख्त की छोटी बड़ी शाखें थी या फिर नीचे खुश्की का वो हिस्सा था जहां मगरमच्छ दोनों का इंतजार कर रहे थे। वो मचान मुस्ततील नुमा थी, 10 फुट लंबी और 6 फुट चौड़ी थी। उन दोनों को इसी मचान की हदूद में रहकर एक दूसरे की जिंदगी और मौत का फैसला करना था।